नमस्कार साथियों, कैसे हो। राजस्थान करंट अफेयर्स की दुनिया में आप सभी साथियों का स्वागत है और आज की कड़ी में हम पढ़ेंगे नवंबर मंथ 2024 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस फैक्ट के साथ, जो बहुत ही कारगर साबित होने वाले हैं राजस्थान की कोई भी एग्जाम, चाहे वो आरपीएससी लेती है, चाहे राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड लेता है, चाहे कोई भी भाग्य भर्ती होती है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नवंबर 2024 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, खास महत्व रखने वाले उन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। भरतपुर के अटारी गांव का संबंध किससे है? भरतपुर के अटारी गांव, भरतपुर का अटारी गांव, तो भरतपुर के अटारी गांव का संबंध किससे है? तो मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा है, उनका पैतृक गांव है। मुख्यमंत्री भजनलाल जो पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, इनका पैतृक गांव है भरतपुर का अटारी गांव। ठीक है, अब देखो इनकी डिटेल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, इनका जन्म 15 दिसंबर 1966 को हुआ था। अटारी गांव नंदबई भरतपुर के अंदर इनका जन्म हुआ था। मुख्यमंत्री पद के रूप में इन्होंने शपथ ली थी 15 दिसंबर 2023 अपने 56वें जन्म दिवस पर। यह तारीख इनके लिए खास बन गई और हमारे लिए भी, क्योंकि मुख्यमंत्री पिछले कितने सदियों से 1998 से 2023 तक मुख्यमंत्री बनते रहे अशोक गहलोत, वसुंधरा अशोक गहलोत, फिर नया युग आया, भजन युग आया 15 दिसंबर 2023। विधानसभा क्षेत्र है इनका सांगानेर जयपुर, और पद के रूप में वे 26वें और व्यक्ति के रूप में राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री है। तो यहां से 1% तो पेपर में आ गया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल जी सर, पहली बार बने हैं, पहली बार विधायक बने हैं। शपथ 15 दिसंबर 2023। 11वां राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां किया जाएगा? 11वां राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां किया जाएगा? जोधपुर के अंदर। कहां? जोधपुर के अंदर किया जाएगा। देखिए, 11वां राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसको रीफ कहते हैं, आयोजन जोधपुर में। थीम क्या है इस वर्ष की? सिनेमा स्थान पेनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान। पेनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान है, जो राज्य के सिनेमा की विधिवत्ता को उजागर करती है। उद्देश्य, यह फेस्टिवल स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं को एक मंच प्रदान करता है। सीधी सी बात है, जब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है तो सारे फिल्म जगत को एक साथ लाता है। और जोधपुर में इसका आयोजन तीसरी बार हो रहा है। जोधपुर में इसका आयोजन तीसरी बार हो रहा है। अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में हनुमानगढ़ की मोनिका श्योरान ने कौन सा पदक जीता? अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में हनुमानगढ़ की मोनिका श्योरान ने कांस्य पदक जीता। कौन सा? कांस्य। बस इतना की याद रखना। जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसमें जीता? रेसलिंग में, कुश्ती के अंदर जीता। किसमें? कुश्ती के अंदर जीता। राजस्थान में 10 अक्टूबर 2024 तक सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितनी हो चुकी है? ये सुजस और सारी चीजें बता रहा हूं मैं, सुजस अपडेट है। राजस्थान में 10 अक्टूबर 2024 तक सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितनी है? तो कितनी हो चुकी है? 29.98 गीगावाट। 29.98 गीगावाट के साथ राजस्थान नंबर 1 बना। पूरी डिटेल देखो, क्वेश्चन प्लस फैक्ट, आपको किसी भी प्रकार की कमी नहीं आए। अक्षय ऊर्जा क्षमता, कौन सी? अक्षय ऊर्जा क्षमता 10 अक्टूबर 2024 तक 200 गीगावाट से अधिक हो गई है। हमारे भारत के अंदर 10 अक्टूबर 2024 तक 200 गीगावाट से अधिक हो गई है। कुल स्थापित क्षमता लगभग 452.69 गीगावाट है। अक्षय ऊर्जा कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 46.3% अकेला। टोटल पूरी बिजली का लगभग 50% हिस्सा अक्षय ऊर्जा, यानी जो नवीकरणीय और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, वहां से आने लगे। स्रोतों की विभिन्न विविधता, इसमें बड़े सौर पार्क, पवन ऊर्जा और जल विद्युत परियोजनाएं शामिल होती है अक्षय ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा की बात करें तो 8180 मेगावाट की परमाणु क्षमता भी शामिल है, जो गैर जीवाश्म ईंधन के योगदान को बढ़ाती है। भारत के कई राज्य अक्षय ऊर्जा क्षमता में अग्रणी राज्य है। जैसे नंबर 1 आता है राजस्थान, 29.98 गीगावाट की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के साथ पहले स्थान पे है। गुजरात 29.52 गीगावाट के साथ दूसरे स्थान पे है। तमिलनाडु 23.70 गीगावाट के साथ तीसरे स्थान पे है, और कर्नाटक 22.37 गीगावाट की क्षमता के साथ चौथे स्थान पे है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, यहां से क्या बनता है पुरस्कार। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और ऊर्जा राज्य मंत्री श्री हीरालाल नागर ने केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी से पुरस्कार प्राप्त किया। कौन सा?
राजस्थान में ऊर्जा में सर्वोच्च उपलब्धि मिली है। राष्ट्रीय जो लक्ष्य है वो ये है कि भारत सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावाट स्थापित विद्युत क्षमता हासिल करने का टारगेट। ठीक है, ये याद रखना। पीएम सूर्यघर निःशुल्क बिजली योजना के तहत राजस्थान में कितने घरों में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। पीएम प्रधानमंत्री सूर्यघर निःशुल्क बिजली योजना के तहत राजस्थान में कितने घरों में रूफटॉप सोलर लगाने का टारगेट है? 5 लाख। कितने घरों में? 5 लाख घरों में लगाने का टारगेट। सबसे पहले देखो, पीएम सूर्यघर निःशुल्क बिजली योजना के तहत लगाए गए सोलर पैनल। राजस्थान में अक्टूबर 2024 तक 15,085 घरों में सोलर पैनल लगाए गए हैं। आंकड़ा याद रखना, आजकल आंकड़ा पूछता है पेपर में। राजस्थान में अक्टूबर 2024 तक 15,085 घरों में सोलर पैनल लगाए गए हैं। क्षेत्र के अनुसार वितरण देखें तो जयपुर में 5,756 घरों में, अजमेर 4405 घरों में, जोधपुर में 4,924 घरों। योजना क्या है? प्रधानमंत्री ने फरवरी 2023 में पीएम सूर्य योजना की घोषणा की थी, जो रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के माध्यम से मुफ्त बिजली प्रदान करती है। अनुदान राशि इस योजना के लिए 2026-27 तक अनुमानित बजट है 75,021 करोड़। राष्ट्रीय लक्ष्य है कि देश में 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य है, जिसमें राजस्थान में 5 लाख घर शामिल। पूरे भारत में 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर छतों के ऊपर लगेंगे। सब्सिडी विवरण: 3 किलोवाट क्षमता के सोलर संयंत्र पर अधिकतम 78,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। नोट कर लेना ये बातें जब कथन से प्रश्न आएगा। सब्सिडी विवरण: 3 किलोवाट क्षमता के सोलर संयंत्र पर अधिकतम 78,000 तक की सब्सिडी दी जाती है। मुफ्त बिजली: योग्य घरों को प्रतिमाह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सकती है। योग्य घरों को प्रतिमाह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सकती है। इससे ये सारी बातें आपके दिमाग, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पीएम सूर्यघर निःशुल्क बिजली योजना। सिद्दी जोहरी को किस संगठन द्वारा शांति राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? समाज सेवा के रूप में समर्पण करने वाली सिद्दी जोहरी को किस संगठन द्वारा शांति राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? इंटरनेशनल एम्बेसडर ऑफ पीस नेटवर्क। इंटरनेशनल एम्बेसडर ऑफ पीस नेटवर्क क्या है ये? पूरी डिटेल देखो। सिद्दी जोहरी को इंटरनेशनल एम्बेसडर ऑफ पीस नेटवर्क द्वारा भारत के लिए शांति राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति में उनके लीडरशिप कौशल, सामाजिक कार्य के प्रति जुनून और महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पण को ध्यान में रखा गया है। सिद्दी जोहरी की भूमिका: सिद्दी जोहरी की शांति दूत के रूप में भारत में शांति, समझ और संघर्ष समाधान को बढ़ावा देगी। ठीक है, ये याद रखना सिद्दी जोहरी। जिम्मेदारियां देखो इन पे क्या आएगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पीस नेटवर्क कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व करना इनका काम रहेगा। शांति निर्माण पहल, वर्कशॉप और सम्मेलनों में भाग लेना इनका काम रहेगा। स्थानीय संगठनों के साथ सहयोग करके समाज कल्याण को बढ़ावा देगी। मां वाउचर योजना के तहत प्रतिवर्ष कितना व्यय राजस्थान सरकार द्वारा किया जाएगा? कुछ एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मां वाउचर योजना के तहत प्रतिवर्ष कितना व्यय राजस्थान सरकार द्वारा किया जाएगा? तो ये कितना किया जाएगा? 10 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष। जो निजी सेक्टर के अंदर भी सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड करवाने की जो सुविधा है गर्भवती महिलाओं को, वो दी जाएगी। मां वाउचर योजना काफी इंपॉर्टेंट है। बजट घोषणा 2024-25 पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में होता है। पहले ट्राई की जाती है कि इस क्षेत्र में कामयाब है कि नहीं। भरतपुर, फलोदी और 12 जिले से शुरू हुई थी। भरतपुर, फलोदी और 12 जिले से शुरू हुई योजना की शुरुआत। यह योजना 17 सितंबर 2024 से लागू हुई थी संपूर्ण राजस्थान में। संपूर्ण राजस्थान में ध्यान रखना, संपूर्ण राजस्थान में यह लागू कब हुई? 17 सितंबर 2024 से। सेवा का विस्तार: राजकीय और निजी सोनोग्राफी केंद्रों का सहयोग किया जाएगा ताकि जांचें सहजता से उपलब्ध हो जाए। वित्तीय प्रावधान: इस योजना के तहत निजी सोनोग्राफी केंद्रों के लिए प्रतिवर्ष लगभग 10 करोड़ रुपए का बजट है आवंटित किया। तो ये बहुत शानदार योजना, याद रखना इसको।
लाभार्थियों का लक्ष्य क्या है कि इस वर्ष योजना से लगभग 2.25 लाख गर्भवती महिलाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस वर्ष 2.25 लाख महिलाओं को लाभ मिले। ऑनलाइन पारदर्शिता क्या रहेगी कि योजना के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए एनआईसी के सहयोग से एक ऑनलाइन प्रणाली विकसित की गई है। सीधा ऑनलाइन क्यूआर कोड प्रणाली है। योजना क्यूआर कोड जनित मां वाउचर के माध्यम से संचालित की जाएगी, जिससे लाभार्थी किसी भी जिले में नजदीकी केंद्र पर सोनोग्राफी करवा सकती है। निजी क्षेत्र अब ऐसे नहीं, किसी क्षेत्र के अंदर उसी शहर के अंदर सोनोग्राफी की सरकारी सुविधा है और आप निजी क्षेत्र में करवा रहे हो, इसका भी सरकार ये ध्यान रखेगी कि जहां सरकारी सुविधा नहीं है वहीं ये सुविधा देगी। ऐसे तो बहुत हो जाएंगे, फिर सरकारी में कोई जाएगा ही नहीं। ठीक है। जानकारी का प्रबंधन, जांच के परिणाम तुरंत सूचना विभाग के सॉफ्टवेयर पर अपडेट होगी, ये जांच करवा ली। भुगतान प्रक्रिया, निजी सोनोग्राफी केंद्रों को भुगतान राज्य स्तरीय एकल बैंक खाते से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से कर दी जाएगी। मान लो आज सोनोग्राफी वगैरह कराते हैं तो 700-800 रुपये लेते हैं, कहीं 1000 लेते हैं, कहीं 1500 रुपये लेते हैं, वो अलग अलग कहते हैं ये जांच हो रहा है। तो जितना जो कुछ होगा सोनोग्राफी का वो निजी क्षेत्र वाले क्यूआर कोड स्कैन हो जाएगा, उसका नाम पता लिख लिया जाएगा और वो राशि है वो सरकार देगी। नोट, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर माह की 9, 18 और 27 तारीख को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उच्चतर संस्थानों पर विशेष दिवस भी बनाए जाएंगे। 1 नवंबर 2024 को राजस्थान में किस दिवस के रूप में मनाया गया? 1 नवंबर को हम क्या बनाते हैं? राजस्थान स्थापना दिवस। राजस्थान स्थापना दिवस बनाते हैं। 1 नवंबर को तो हम राजस्थान स्थापना दिवस बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि 1 नवंबर 1956 को संपूर्ण राजस्थान तैयार हो गया था। सातों के सातों चरण बिल्कुल तैयार हो गए थे, आज का राजस्थान बन गया था। 30 मार्च को हम बनाते हैं राजस्थान दिवस। ये क्यों बनाते हैं? क्योंकि 30 मार्च 1949 को जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये 4 बड़ी रियासतें मिल गई, जयपुर राजधानी होगी, लगभग राजस्थान का निर्माण हो गया। इसलिए हम यहां से 30 मार्च को राजस्थान दिवस बनाते हैं। 7 चरण, संपूर्ण 7 चरण कंप्लीट हो गए, संपूर्ण एकीकरण हो गया, इसलिए हम 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस बनाते हैं। हाँ, एग्जामिनर आजकल उल्टे सीधे प्रश्न देता है, वो आपको दे देगा राजस्थान स्थापना दिवस कब बनाया जाता है, वहाँ ऑप्शन आपको 1 नवंबर नहीं मिलेगा, 30 मार्च मिलेगा। बहुत बार ऐसा प्रश्न आया कि राजस्थान दिवस कब बनाया जाता है और वहाँ ऑप्शन होता है 1 नवंबर, 30 मार्च होता ही नहीं। तो वो क्वेश्चन प्लस उस ऑप्शन पर आएंगे। जब ये 2 प्रश्न आएंगे तो दोनों एक साथ ऑप्शन नहीं आएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा 100 प्रश्न है, वहां 4-5 प्रश्न एग्जामिनर खुद अपवाद में दे देता है और खुद फिर भटक जाता है, बोले उत्तर मानना है कि नहीं माना, फिर वो रिट तक लग जाती है और लंबा मामला हो जाता है। राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की गई है। राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो कौन सा? कुंभलगढ़ बनेगा भी। इससे पहले 5 बन चुके हैं। पहले 5 कौन कौन से हैं? पहला बना था रणथंभ। कौन सा बना? रणथंभौर। कब बना? 1973। दूसरा बना सरिस्का। कौन सा बना? सरिस्का। कब बना? 1978। तीसरा बना मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स। तीसरा बना मुकुंदरा हिल्स। कब बना? 2013। चौथा बना रामगढ़ विस्तारी। रामगढ़ विस्तारी, ये बना 2022 में। और पांचवा बना धौलपुर करौली। धौलपुर करौली, धौलपुर करौली बना, और ये कब बना? 2023 में। अब देखो, अब तक इसको मंजूरी नहीं बनी है, लगभग काम इसका कंप्लीट हो चुका है छठे का। अब मंजूरी मिलते ही ये छठा बन जाएगा। तो राजस्थान में 5 टाइगर रिजर्व है और इन 5 टाइगरों में रिजर्व में कम से कम जो बाघों की संख्या है, जो बाघों की संख्या है वो लगभग 134 है, और सबसे ज़्यादा रणथंभौर में है 70 से 75 के आसपास। के बाद में सरिस्का में खूब सारे बढ़ रहे हैं, गाँव को स्थापित किया जा रहा है। तो कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व की चर्चा देखें। क्षेत्रफल है कुंभलगढ़ अभयारण्य का टाइगर रिजर्व 1397, 1397 वर्ग किलोमीटर में फैलेगा। इसमें 5 जिले, ये जो कवर एरिया करेगा वो 5 जिले करेगा। एक तो कुंभलगढ़ का राजसमंद, एक उदयपुर, एक ब्यावर, एक पाली और सिरोही का समावेश होगा। यानी 5 जिलों का एरिया इसको लिया जाएगा।
यह राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व होगा बनते ही। कोर और बफर क्षेत्र में, कोर क्षेत्र में राजसमंद उदयपुर के इलाके शामिल होंगे, जबकि बफर क्षेत्र में ब्यावर और सिरोही की भूमि शामिल की जाएगी। यानी होता क्या है, मान लो ये जो क्षेत्र है, ठीक है, इस प्रकार ये क्षेत्र दे दिया, इसमें क्या होता है कि जैसे शामिल क्या है, सिरोही है, सिरोही का कुछ क्षेत्र शामिल होगा, उदयपुर का शामिल होगा, राजसमंद का शामिल होगा, ब्यावर का शामिल होगा, और एक आपका पाली जो है, पाली है ना, पाली है, ये शामिल होगा। तो ये क्षेत्र है ना। अब कोर क्षेत्र वो होगा जहां मुख्य चीजें होगी, बफर क्षेत्र यहाँ तक विचरण कर सकते हैं, वो क्षेत्र इसमें शामिल है होंगे। वन्य जीवों की विविधता है। कुंभलगढ़ क्षेत्र में 15,000 से अधिक शाकाहारी वन्य जीव पाए जाते हैं। रिपोर्ट और अनुमोदन 31 अक्टूबर 2023 को एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी है, जिसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTA ने पहले से ही मंजूरी दे दी है। अब घोषणा होनी बाकी है, जिस दिन अधिसूचना जारी हो जाएगी पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, उस दिन एक और टाइगर रिजर्व हमारे राजस्थान की श्रेणी में शामिल हो। राजस्थान के किन दो अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया जाएगा? राजस्थान के किन दो अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया जाएगा? उनका नाम है, एक तो विमल सिंह और दूसरा नरेंद्र कुमार। विमल सिंह और नरेंद्र कुमार, इन दोनों को शामिल किया जाएगा। आप देख सकते हो राजस्थान पुलिस के अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक, अधिकारियों के नाम एडिशनल SP विमल सिंह और सर्किल ऑफिसर नरेंद्र कुमार, इन दोनों को मिलेगा। उल्लेखनीय कार्य, विमल सिंह ने कुचामन सिटी में हेड कांस्टेबल फैज मोहम्मद हत्याकांड की जांच की थी और इस हत्याकांड में शामिल आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। तो नाम याद रखना, एडिशनल SP विमल सिंह और सर्किल ऑफिसर नरेंद्र कुमार। इसके अलावा अन्य सम्मानित अधिकारियों की चर्चा करें तो जयपुर FSL के बायोलॉजिकल और DNA खंड के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर राजेश सिंह को भी यह पदक मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। भारत सरकार के क्षमता निर्माण आयोग CBC द्वारा हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान को मान्यता प्रदान की गई है। ये कहाँ स्थित है? भारत सरकार के क्षमता निर्माण आयोग द्वारा हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान को मान्यता प्रदान की गई है। यह कहाँ स्थित है? ये जयपुर। यहाँ से प्रश्न बहुत बार आता है, इसका काम क्या है, ये किस में कार्य करता है? तो देखो, हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान HCM रिपा। स्थापना, हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान OTS की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की गई। स्थान, यह संस्थान राजस्थान के जयपुर में स्थित है। 1957 में इसकी स्थापना, 1957 में स्थापना हुई थी और है कहाँ पे? जयपुर के अंदर। इसका कार्य क्या है? उद्देश्य के लिए बहुत पूछा जाता है और इसके 4 जो क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र है वो पूछे जाते हैं। इसका काम ये पूछा जाता है, बोले इसका काम क्या है? प्रशिक्षण देना। इसका काम क्या है? प्रशिक्षण देना। उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर और कोटा में स्थित, यानी जयपुर में तो मुख्यालय है, इसके अलावा उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर और कोटा में HCM रिपा के 4 प्रशिक्षण केंद्र है, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र। ये जरूर ध्यान रखना। उद्देश्य, यह संस्थान सार्वजनिक प्रशासन में क्षमता निर्माण और सिविल सेवाओं के प्रशिक्षण के लिए समर्पित है। मान्यता, इस संस्थान को भारत सरकार के क्षमता निर्माण आयोग CBC द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। राष्ट्रीय मानक OTS को सिविल सेवाओं के प्रशिक्षण संस्थानों के राष्ट्रीय मानकों का पालन करने के लिए मान्यता दी गई। तो ये आपको याद रखना। नेपाल में लुम्बिनी स्थित शब्द प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन द्वारा किसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी काव्य रत्न सम्मान दिया गया? नेपाल में लुम्बिनी स्थित शब्द प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन द्वारा किसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी काव्य रत्न सम्मान दिया गया? तो इसका उत्तर आएगा डॉक्टर छाया शर्मा को। इसको डॉक्टर छाया शर्मा। मुख्य तथ्य, डॉक्टर छाया शर्मा को हिंदी काव्य का रत्न सम्मान मिला। डॉक्टर छाया शर्मा को हिंदी काव्य का रत्न सम्मान मिला। यह सम्मान शब्द प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन की ओर से दिया गया, जो नेपाल में लुम्बिनी में स्थित है। अजमेर की शिक्षाविद, कवयित्री और समाज सेवी डॉक्टर छाया शर्मा को इस उपाधि से अलंकृत किया गया। उपाधि का नाम है हिंदी काव्य रत्न सम्मान। पूछे हिंदी काव्य रत्न सम्मान
अजमेर की शिक्षाविद, कवयित्री और समाज सेवी है डॉक्टर छाया शर्मा को दिया गया। इसरोली गांव किस जिले में स्थित है जहां बेसाल्ट की लगभग 6 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानों को जियो साइट के रूप में विकसित किया जाएगा? इसरोली गांव किस जिले में स्थित है जहां बेसाल्ट की लगभग 6 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानों को जियो साइट के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये मिसरोली गांव है झालावाड़ के अंदर। मिसरोली गांव झालावाड़ के अंदर, जहां बेसाल्ट की लगभग 6 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानों को जियो साइट के रूप में तो बेसाल्ट की चट्टानें मिसरोली झालावाड़ के अंदर है और झालावाड़ जिले के भवानी मंडी में स्थित है। यह बेसाल्ट की चट्टानें लगभग 6 करोड़ वर्ष पुरानी हैं, जिसे जियो साइट के रूप में विकसित किया जाएगा। बस इतनी चीज याद रखना। और मैं प्यारे साथियों को बता रहा हूँ कि आपसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, रीट की, चाहे किसी भी विभाग की, पटवारी, ग्राम सेवक की तैयारी करें, हमारी बाजार में पुस्तक उपलब्ध हो चुकी है नानक क्लासेस की, आरबीएससी की 6 से 12। आप 10वीं क्लास, 9वीं क्लास, 12वीं क्लास पढ़ते रहते हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, पता नहीं चलता कौन सा प्रश्न क्या आ जाएगा। यहाँ एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाया गया है और उसका फैक्ट दिया गया है। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि आपको पता लगे। ये बहुत ही शानदार है। मान लो किसी चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ क्वेश्चन दे दिया, आप में कहीं आपको लगता है असत्य ये फैक्ट है, तो यहाँ आपको स्पेशल उसमें डायग्राम बना के दे दिया अलग से। तो ये पुस्तक ले लेना, इससे बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बार बार का 6 से 12 का झंझट नहीं रहेगा। ये पुस्तक ला के रख लो आपके पास और डेली पढ़ना इसको स्टार्ट कर दो, बार बार इस पुस्तक को पढ़ो। तो कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं हो कि इस पुस्तक को न पढ़े, जरूर अध्ययन करें। इस पुस्तक का बहुत ही शानदार है। ठीक है, तो लेके आए बाजार से, ऑनलाइन भी उपलब्ध है ऑर्डर करके। तो ये याद रखना। ठीक है, बाकी बस नॉर्मल है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट बताने वाली है वो मैंने आपको बता दी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में पर्यटन की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है? सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में पर्यटक की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो 5.6%। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं आपको बता दें। ठीक है, पर्यटन के क्षेत्र में सरकार बहुत काम कर रही है। पर्यटन, कला व संस्कृति। राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी पर्यटन की प्रत्यक्ष और परोक्ष हिस्सेदारी कुल 5.6% है। नवीन पर्यटन नीति, प्रदेश में पर्यटन विकास को गति देने के लिए सरकार जो 2020 में पर्यटन नीति आई थी, अब उसमें नई पर्यटन नीति लाने जा रही है। अब देखो कब लाती है। राजस्थान राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन होगा। इसके गठन के साथ ही राजस्थान पर्यटन अवसंरचना और क्षमता निर्माण कोष RTICF की स्थापना की जाएगी। इस कार्यकाल में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य करवाने की घोषणा है पर्यटन क्षेत्र में। प्रमुख नीतियां, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 में आई थी। ये नीतियां याद रखना किस सन में आई थी। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 में आई थी और राजस्थान पर्यटन नीति 2020 में आई थी। लास्ट बार पर्यटन नीति 20 में आई थी, इको टूरिज्म 21 में आई थी, फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 में आई थी। इसके अलावा ग्रामीण पर्यटन नीति 2022 में आई थी। ठीक है, ग्रामीण पर्यटन नीति 1, 2, 3, 4 प्रश्न बनते हैं, चारों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। राजस्थान ने कुल कितने मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी की है? राजस्थान ने कुल 2015 से लेकर अब तक 2024 तक कुल कितने मेजर मिनरल्स ब्लॉक्स की नीलामी की है? टोटल 86। कितनी? 86। राजस्थान के मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी, जो खनिज है। कीर्तिमान, राजस्थान ने 2023-24 के वित्तीय वर्ष में 32 मेजर मिनरल्स ब्लॉक्स की सफल नीलामी की है। यानी अकेले 2023-24 के वित्तीय वर्ष में 32 कर दिए। बस इतना याद रखना। यहाँ 86 है। कुंभा याद रखना, 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता था, लेकिन यहाँ 86, तो हमने 32 कर दिए कुंभा के बराबर। ई नीलामी, यह नीलामी केंद्र सरकार के ई पोर्टल के माध्यम से की गई। केंद्र सरकार के ई पोर्टल के माध्यम से पहली बार सोने की 2 खानों में से एक की माइनिंग लीज और एक की कंपोजिट लाइसेंस के लिए भी नीलामी हुई। अब तक देश में 419 मेजर मिनरल्स ब्लॉक की नीलामी हुई है, जिसमें राजस्थान में 86, एमपी में 75, उड़ीसा में 48, कर्नाटक में 45 और महाराष्ट्र में 40 ब्लॉक शामिल है। क्रिटिकल मिनरल्स ब्लॉक्स, केंद्र ने पहली बार क्रिटिकल मिनरल्स ब्लॉक की नीलामी शुरू की है, जिसमें 14 ब्लॉकों की नीलामी की गई। ये खनन विभाग से संबंधित।
देश का पहला एग्रो इको टूरिज्म और इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित होगा? देश का पहला एग्रो इको टूरिज्म और इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित होगा? माउंट आबू, माउंट आबू सिरोही में। देखो, एग्रो इको टूरिज्म व इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर स्थान, यह सेंटर माउंट आबू सिरोही में स्थापित किया जाएगा। क्या विशेषता रहेगी इसकी? इसकी विशेषता यह रहेगी कि यह देश का पहला एग्रो इको टूरिज्म और इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर होगा। रिसर्च पर ध्यान, यहाँ विदेशी कट फ्लावर की प्रजातियों पर रिसर्च किया जाएगा, जिसमें ऑर्किड, ट्यूलिप और रजनीगंधा जैसी प्रजातियां शामिल हो। यानी पौधों की प्रजातियां, फूलों की प्रजातियां विकसित करने के लिए रिसर्च सेंटर बनेगा। राजस्थान में केवल अब तक हजारा और गुलाब जैसी कुल प्रजातियों की खेती होती है। अब नए नए फूल और लाके उनकी खेती की जाएगी। राजस्थान सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है? तो महिलाओं के लिए कितने? 33%। पहले थी 30%। बस इतना, बाकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है। 3 से 5 नवंबर 2024 को मोमासर उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? अभी मोमासर महोत्सव वगैरह है। पहले तो देखो कला संस्कृति में टॉपिक पढ़ते थे महोत्सव। अब महोत्सव का प्रश्न आजकल महीना भी पूछने लगे कि किस महीने के अंदर आयोजित किया जाता है। तो मोमासर उत्सव बीकानेर में, जब तारीख का थोड़ा सा पता लग जाए तो हमें पता है कि अक्टूबर नवंबर के अंदर मोमासर उत्सव बीकानेर में आयोजित होता है। अब देखो कुछ कौन करता है? पर्यटन विभाग के द्वारा किए जाते हैं। जैसे मोमासर उत्सव बीकानेर में 3 से 5 नवंबर 2024। पुष्कर मेला अजमेर में 9 से 15 नवंबर चल रहा है अभी। और ऊंटों की और घोड़ों की बिक्री के लिए, करतब के लिए प्रसिद्ध है। मत्स्य महोत्सव अलवर में आयोजित होता है। ये 25 से 26 नवंबर को आयोजित होगा। यानी महीने आपको याद रखने। कोलायत मेला आयोजन 27 से 28 नवंबर। आज जैसे अभी पूर्णिमा, पूर्णिमा तो पूर्णिमा के दिन कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है कोलायत में, वो अक्टूबर नवंबर के अंदर आता है। कपिल मुन्ना मेले का मेला लगता है। रणकपुर ज्वाई मेला पाली में लगता है, 21 से 22 दिसंबर को लगेगा। सर्द महोत्सव माउंट आबू में लगता है। आयोजन तिथि 29 से 30 सितंबर को। 5 से 8 नवंबर 2024 तक ऑस्ट्रेलिया में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किस सम्मेलन में भाग लिया? 5 से 8 नवंबर 2024 ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के अंदर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव ने कौन सा सम्मेलन था? तो 67वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए सम्मेलन हुआ। 67वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए सम्मेलन हुआ था। तो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी की यात्रा 4 देशों की यात्रा पर गए थे। कल परसों मैंने दिखाया था, इंडोनेशिया गए एक तो। 5 से 8 नवंबर 2024, स्थान सिडनी ऑस्ट्रेलिया। सम्मेलन 67वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए सम्मेलन 67वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। सम्मेलन का उद्देश्य तो सीधी सी बात है, जब विधानसभा के सदस्य और ये गए हैं तो सम्मेलन का उद्देश्य है लोकतांत्रिक व्यवस्था से संबंधित। बस तो वहाँ वासुदेव देवनानी जी ने कहा कभी आओ हमारे राजस्थान में, हम जयपुर के महल दिखाएंगे, दुर्ग दिखाएंगे, उदयपुर की झीलें दिखाएंगे, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग दिखाएंगे, जसवंत थड़ा दिखाएंगे, बीकानेर जैसलमेर की धोरे और दुर्ग दिखाएंगे। तो बड़ी प्रशंसा की अपने राजस्थान, बोले रंगीलो राजस्थान है, जाने क्या दिख जाए, कब पधारे हमारे पधारो, पधारो हमारे देश। 7वां राजा रवि वर्मा सम्मान किस चित्रकार को प्रदान किया गया? 7वां राजा रवि वर्मा सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो जयप्रकाश लखीवाल। इसको जयप्रकाश लखीवाल। तो 7वां राजा रवि वर्मा सम्मान जयप्रकाश लखीवाल को दिया गया। बस इतना याद रखना, जयप्रकाश लखीवाल को। और ज्यादा इसमें प्रश्न नहीं है। सम्मान समारोह में जो चित्रांजलि है वो भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। बस पद्मश्री 2019 में जयप्रकाश लखीवाल को पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका। 22 से 24 अक्टूबर 2024 को साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम का आयोजन कहाँ हुआ? 22 से 24 अक्टूबर 2024 को साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये अपने राजस्थान के जयपुर के अंदर, राजस्थान के जयपुर। क्या था? साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम 22 से 24 अक्टूबर 2024 को आयोजित हुआ। स्थान जयपुर। आयोजक यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के द्वारा। इतनी याद रखना, साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम। यानी साउथ एशिया जो दक्षिणी एशिया है वहाँ पे
ऊर्जा का विकास करना है, लेकिन ऐसा विकास करना है जो पर्यावरण से संतुलित रहे। इस प्रकार चीन में आयोजित ड्रैगन बोट वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए तनिष्क पटवा ने कौन सा पदक जीता? चीन में आयोजित ड्रैगन, ड्रैगन चीन को कहते हैं, बोट वर्ल्ड, नाव वाली है ना, बोट में चलती, बोट वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करते तनिष्क पटवा ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। कौन सा? कांस्य। देखो भी प्रतियोगिता हुई चीन में, उदयपुर की तनिष्क पटवा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, भारत का प्रतिनिधित्व किया और कौन सा पदक लेके आई? कांस्य पदक लेके आई। राष्ट्रीय लोक अदालत से केस निपटाने में राजस्थान कितने केस निपटाकर देश में दूसरे स्थान पर रहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब चाहे हाई कोर्ट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे जिला न्यायालय है, केस इतने पेंडिंग है, मतलब इतने न तो जज हैं न कोई सिस्टम है, और दुनियादारी, क्योंकि हमारा संविधान इतना लचीला कठोर भी है, दोनों विशेषताएं हैं, न्यायपालिका को सर्वोच्च रखा गया है, तो जाहिर सी बात है कोई भी विवाद हो जाए, लड़ाई झगड़ा कुछ ही हो जाए, तुरंत पुलिस बुला लेते हैं, केस दर्ज करा लेते हैं। कोई दहेज का आ गया, कोई बाल विवाह का आ गया, कोई दीवार गिर गई किसी की, कोई कुछ ही हो गया, किसी को मार दिया, कूट दिया, चोरी कर दी, तुरंत पुलिस आगे मुकदमा चलता है। कोई पावरफुल होता है वो आगे चला देता है, कोई समझौता कर लेता है, 4 दिन धरने पर बैठ जाता है। ऐसे कर करके इतने पेंडिंग केस पड़े हैं, किसी का रास्ता का विवाद है और है, चलता रहता है। तो सरकार क्या करती है, हर साल हमारे देश के अंदर है राष्ट्र नालसा, हमारे देश में तो है नालसा देश के अंदर, जबकि राजस्थान में या राज्य की बात करें तो उसमें है रालसा। हमारे राजस्थान में यानी राज्य विधिक प्राधिकरण, राजस्थान राज्य विधिक प्राधिकरण, और देश में है नेशनल विधिक प्राधिकरण। इस प्रकार होता है, ठीक है। तो अभी हर साल बेंचेज गठित की जाती है, अलग अलग लोक अदालत। तो अभी राजस्थान 1.90 करोड़ केस निपटाकर पूरे भारत में दूसरे स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर 4 करोड़ से ज्यादा यूपी ने सल्टाए। तो देखो, प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश ने 4.11 करोड़ केस निपटाए, यह सबसे आगे है, और राजस्थान 1.90 करोड़ केस निपटाकर दूसरे स्थान पे। अब देखो 2024 में यहां से प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान में राष्ट्रीय लोक अदालत, पहली राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित हुई 9 मार्च 2024 को। इसमें कितनी बेंचेज गठित की गई? 499 बेंचों का गठन किया। कितनी? 499। दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 13 जुलाई 2024 को आयोजित की गई, 13 जुलाई 2024 को आयोजित की गई। इसमें कितनी? 512 बेंचों का गठन किया गया। ये प्रश्न आते हैं पेपर में, पहले में 499, फिर बढ़कर 512। और तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत सितंबर 2024 में आयोजित की गई, इसमें 514 बेंचों का गठन किया गया। और जितना भी आंकड़ा आया है पिछला 1.90 करोड़ 18 महीनों का, पिछले 18 महीनों के अंदर राजस्थान में राष्ट्रीय लोक अदालत गठित करके केस निपटाए गए, ठीक है। और राजस्थान में रालसा, रालसा राजस्थान राज्य विधिक प्राधिकरण है, इसके वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष हैं जस्टिस पंकज भंडारी, जस्टिस पंकज भंडारी। 6 नवंबर 2024 को राइजिंग राजस्थान एजुकेशन प्री समिट का आयोजन कहाँ किया गया? अब ये लगातार चल रहा है, क्यों? क्योंकि 9 से 11 दिसंबर 2024, 9 से 11 दिसंबर 2024 राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट, इसका आयोजन होने जा रहा है जयपुर के अंदर, इसका आयोजन होने जा रहा है जयपुर में, ठीक है। तो इसका आयोजन हो रहा है, इससे पहले सभी विभागों की प्री सबमिट हो रही है, सब विभागों की सभी जिलों में प्री सबमिट हो रही है, फिर एक साथ समझौते होंगे। इस दिन बड़ा प्रोग्राम आयोजित होने जा रहा है, तो इसका उत्तर आएगा जयपुर के अंदर। अब ये चीजें ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बजाय यहाँ जो भी होगा उसको पूरी डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसको ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, बस डेली का अपडेट था तो थोड़ा बता दिया। नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए जल उत्सव कार्यक्रम में राजस्थान के किस जिले का चयन किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट। नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए जल उत्सव कार्यक्रम शुरू किया है सरकार ने, नीति आयोग ने, तो किस जिले का चयन किया गया? हनुमानगढ़ जिले के संगरिया ब्लॉक का एक गांव है बोड़ावाड़ी, उसका चयन, वहां से शुरुआत हुई है राजस्थान की। तो जल उत्सव का आयोजन, आयोजक नीति आयोग, आयोजन 6 नवंबर 2024 से शुरू, 15 दिवसीय जल उत्सव है, 6 नवंबर से शुरू हुआ, 15 दिन तक चलेगा। और जल प्रबंधन, संरक्षण, स्थिरता के प्रति जागरूकता, संवेदनशीलता पैदा करना है। देश भर में जल उत्सव में 20 राज्यों के 20 आशान्वित जिलों और ब्लॉकों में बनाया जाए।
राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के संगरिया ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोड़ावाली का चयन किया। ये ध्यान रखना। राजस्थान स्टूडियो को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड किस उपलब्धि के लिए प्रदान किया? राजस्थान स्टूडियो को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड किस उपलब्धि के लिए प्रदान किया गया? तो उत्तर आएगा भारत की अनुसूचित जनजाति की कलात्मक धरोहर को संरक्षित और बढ़ावा देने के। तो राजस्थान स्टूडियो पुरस्कार ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड, संस्था इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पुरस्कार राजस्थान स्टूडियो को मिला। मानसिक स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए किस संस्थानों के बीच समझौता हुआ है? मानसिक स्वास्थ्य और बता देता हूं कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2024 की हमारी करंट अफेयर्स की वार्षिकांक आ रही है, पूरे डिटेल फैक्ट के साथ वार्षिकांक 2024 आ रही है। 5 से 6 दिसंबर को उपलब्ध हो जाए, 5 से 6 दिसंबर को उपलब्ध हो जाएगी। पूरे साल का पुरस्कार, खेल, योजना, समिति, नीति, कौन क्या मंत्री, सब डाटा, बजट, लोकसभा, आर्थिक समीक्षा, सब एक ही बुक में उपलब्ध। का अध्ययन जरूर करें आप। लेकिन यहाँ पढ़ा दिया, टेस्ट दे दिया, लेकिन पुस्तक का नज़ारा होता है वो कुछ अलग। जयपुर रक्स और हैप्पीनेस के बीच समझौता, हैप्पीनेस फाउंडेशन के बीच समझौता हुआ है। जयपुर रक्स और हैप्पीनेस एंड फाउंडेशन के बीच एमओयू समझौता 10 अक्टूबर 2024 को हुआ। उद्देश्य है मानसिक स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना है। यह पहल जयपुर रक्स इंस्टीट्यूट के द्वारा की गई। 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद टूर्नामेंट में राजस्थान टीम ने क्रिकेट स्पर्धा में किस राज्य को 8 विकेट से हराकर कांस्य पदक जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद टूर्नामेंट हुआ और उसमें राजस्थान की टीम ने क्रिकेट स्पर्धा में किस राज्य को 8 विकेट से हरा दिया और कांस्य पदक जीत लिया? कर्नाटक। अब सोचोगे सर ऐसे क्या प्रश्न आ सकते? आरपीएससी है ना, वो ऐसे प्रश्न लेके आती है, मैं सही बताता हूँ। आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में एक आधा ऐसा प्रश्न डालेगी, सोच नहीं सकते। देखो अपनी पूरी कोशिश करते हैं, 100% देते हैं कि सारे प्रश्न आ जाए, फिर भी एक आधा ऐसा प्रश्न आ जाता है हमारे समझ से भी बाहर हो जाता है, तो वो छोड़ने होते हैं। ठीक है, वो प्रश्न छोड़ने होते हैं। वो प्रश्न मान ली किसी पेपर में आए तो 5 प्रश्न छोड़ने होते हैं। कभी भी ध्यान रखना, सिलेक्शन का आधार क्या होता है? बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते रहते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है। कारण क्या है कि मान लो 100 प्रश्न आ गए, 100 में से 90 प्रश्न करने वाले होते हैं, 10 प्रश्न कभी करने वाले नहीं होते हैं, उनको हमें छोड़ना होता है। हम क्या करते हैं कि 90 के पीछे नहीं जाते, हम 10 के पीछे जाते हैं। 10 के पीछे जाने के चक्कर में 90 का नुकसान करते हैं। इसलिए जब भी अगर आप तैयारी कर रहे हो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो। ये जो अपवाद प्रश्न है ये जिंदगी भर हमारी जिंदगी में भी अपवाद रहेंगे। जिंदगी जियोगे तो भी ऐसी चीजें अपवाद 10% मिलेगी और पेपर करोगे तो भी मिलेगी। ठीक है, तो कभी भी ध्यान रखना, 90 के पीछे जाना, कभी भी 10 के पीछे मत जाना अगर आपको नौकरी लगना है तो। कर्नाटक। ठीक है, 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद टूर्नामेंट 2024 आयोजन स्थान रायपुर छत्तीसगढ़। राजस्थान क्रिकेट टीम ने कर्नाटक को 8 विकेट से हराकर पहली बार कांस्य पदक जीता। सुचित्रा हाड़ा ने गोवा में आयोजित किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? सुचित्रा हाड़ा ने गोवा में आयोजित किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? उत्तर आएगा 10 मीटर एयर राइफल SH1 श्रेणी। जयपुर की है सुचित्रा हाड़ा। अगस्त में हुआ 2024 में गोवा में आयोजित राष्ट्रीय राइफल और पिस्टल प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर राइफल SH1 श्रेणी में स्वर्ण पदक। नवंबर से 16 नवंबर राजस्थान पुलिस ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? 1 नवंबर से 16 नवंबर 2016 राजस्थान पुलिस ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? ऑपरेशन लाडली। कौन सा? ऑपरेशन लाडली। तो राजस्थान पुलिस, अच्छा 11 नवंबर है ये, एक नहीं है, 11 नवंबर। तो राजस्थान पुलिस बाल विवाह की रोकथाम के लिए ऑपरेशन लाडली अभियान 11 नवंबर से 16 नवंबर तक चलाए। ठीक है, अब चलाएगी, चला ही दिया है तो 16 नवंबर तक चलाया। ये प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट है और ये अपनी बुक आएगी, उसमें पूरा का पूरा मैं विवरण डाल दूंगा और बड़ी गजब सजब की बुक होगी।
देखिए अगला प्रश्न, कौशल भारत मिशन के तहत निम्नलिखित में से कहां वर्चुअल रियलिटी वीआर और मिक्स्ड रियलिटी एमआर में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाए। कौशल भारत मिशन के तहत निम्नलिखित में से कहां वर्चुअल रियलिटी वीआर और मिक्स्ड रियलिटी में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाएगी। उसका उत्तर आएगा हैदराबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, जोधपुर, चेन्नई और कानपुर। ये 5 जगह। ठीक है। उद्देश्य, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय एमएसडी ने कौशल भारत मिशन के तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई और वर्चुअल रियलिटी वीआर और मिक्स्ड रियलिटी एमआर में उत्कृष्टता केंद्र सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना बनाई। स्थापना 5 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एनएसटीआई में इन उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाएगी। निम्नलिखित स्थानों पर होंगे हैदराबाद, बेंगलुरु, जोधपुर, चेन्नई और कानपुर। अब यहां इंपॉर्टेंट क्यों बना? क्योंकि हमारे राजस्थान का आईआईटी जोधपुर इसमें शामिल हो गया। ठीक है। राजस्थान राज्य सरकार ने टेक्सटाइल उद्योग के लिए पहली बार किस पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार बहुत कुछ नवाचार करे, 1 साल होने जा रहा है सरकार। राजस्थान राज्य सरकार ने टेक्सटाइल उद्योग के लिए पहली बार किस पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी किया है? उत्तर आएगा राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2024। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2024। तो उद्देश्य क्या है? राजस्थान पहली बार कपड़ा उद्योग के लिए एक अलग पॉलिसी लागू करने की दिशा में काम कर रही है, टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2024, और इसका ड्राफ्ट है वो अक्टूबर 2024 में जारी हो चुका है। उद्देश्य, अब यहां से कथन और निष्कर्ष का प्रश्न बनेगा। वर्ष 2019 तक टेक्सटाइल सेक्टर में 15,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना और 2 लाख नए रोजगार उत्पन्न करना इसका टारगेट है। यानी 15,000 करोड़ का निवेश होगा 2029 तक। ये ध्यान रखना, कब तक टारगेट है ये प्रश्न आ सकता है, 2029 तक, और 2 लाख नए रोजगार का सृजन करने का टारगेट। अगला देखो, सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में दिशा निर्देशों के तहत राजस्थान में बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए किस वर्ष तक काम किया जाएगा? बोले वैसे भी राजस्थान में अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं बाल विवाह, लेकिन फिर भी 2030 तक बिल्कुल एक भी बाल विवाह का आंकड़ा सामने नहीं आना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने के लिए काम कर रहे सिविल सोसाइटी संगठनों को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया है, ताकि आप करें, आगे बढ़ें, काम करें और बाल विवाह पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार का सहयोग करें और 2030 तक हम बिल्कुल बाल विवाह को खत्म कर दें। राजस्थान में बाल विवाह के आंकड़े देखें, स्थिति बताई गई है NFHS 5 के अनुसार राजस्थान में 20 से 24 वर्ष की आयु की 25.4% महिलाएं 18 वर्ष की आयु से पहले विवाह कर चुकी है। मतलब आज जो 20 और 24 साल के है ना, लगभग 25% महिलाएं हैं 18 वर्ष की आयु से पहले उनका विवाह हुआ है। सिविल सोसाइटी संगठनों का सशक्तिकरण, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस जैसे संगठनों ने इस निर्णय को 2030 तक बाल विवाह खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना। तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा। केंद्रीय सरकार द्वारा 60 रुपए का स्मारक सिक्का किस संस्थान की 10 नवंबर 2024 की हीरक जयंती अवसर पर जारी किया? केंद्र सरकार द्वारा 60 रुपए का एक स्मारक सिक्का जारी किया गया। इस संस्थान के 60 वर्ष पूर्ण स्थापना के हो गए, वो तारीख है 10 नवंबर। वो है बिरला प्रौद्योगिकी एंड विज्ञान संस्थान बिट्स पिलानी। बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान बिट्स पिलानी के द्वारा। देखो पूरी डिटेल यहां से क्वेश्चन बन सकता है। बिट्स पिलानी की हीरक जयंती पर 60 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया। उद्देश्य, BITS पिलानी की हीरक जयंती 60 वर्ष के उपलक्ष्य में सिक्का जारी किया जा रहा है। सिक्के का डिजाइन है वो पिलानी की मुख्य इमारत का चित्र होगा, जिसके ऊपर हिंदी और नीचे अंग्रेजी में बिट्स पिलानी जयंती होगा। इमारत के नीचे 1964 से 2024 अंकित होगा। यानी स्थापना कब हुई थी? 1964 को। कितने साल पूरे हो गए? 60 साल पूरे हो गए बिट्स पिलानी झुंझुनू को। इस अवसर पर 60 रुपए का स्मारक सिक्का केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके एक तरफ तो बिट्स पिलानी और वो लिखा होगा, दूसरे तरफ अशोक स्तंभ का चित्र होगा, साथ ही ये रुपए का चिन्ह और मूल्य वर्ग 60 लिखा होगा। सिक्के के दाएं और बाएं तरफ भारत हिंदी और अंग्रेजी में लिखा होगा। ठीक है। वजन 35 ग्राम होगा और ये कोलकाता की टकसाल में बना।
स्मारक सिक्के की घोषणा सरकार ने 4 नवंबर 2024 को ही कर दी थी। 1964 के के अंदर बिट्स पिलाने की स्थापना हुई थी। छात्रों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कोटा सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट एप्लीकेशन किस जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा लॉन्च की गई? अब सीधा सा बात है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, अगर इसको समझ गए तो उत्तर आ जाएगा। एसओएस सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट कोटा, कोटा जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन के द्वारा शुरू किया। अभी कोटा आओ, कोटा में सेफ्टी रखेंगे, आपकी हर चीज की सुरक्षा रहेगी बच्चे की। तो कोटा शहर में पढ़ाई करने वाले कोचिंग छात्रों के लिए एक नई सुविधा लॉन्च की गई, जिसके तहत वे किसी भी आपातकालीन स्थिति में पैनिक बटन दबाकर तुरंत पुलिस की मदद कर सकते हैं। इस प्रकार का ऐप हो जाएगा, आप कहीं भी खतरे में हो, बटन दबाओ, तुरंत आपके पास पुलिस पहुंचेगी। यह ऐप KSOS कोटा सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट के नाम से जाना जाएगा, जिसे कोटा पुलिस द्वारा विकसित किया गया। ठीक है। एप्लीकेशन को तकनीक रूप से पुरावर्धन भारद्वाज और जयवर्धन भारद्वाज ने तैयार किया। यह पहले से गूगल पर उपलब्ध है, लेकिन अब पैनिक बटन दबाओ और सुरक्षा पाओ, इसकी सुविधा शुरू करती है। 1 नवंबर 2024 से निक्षेप पोषण योजना के तहत टीबी मरीजों को हर माह कितनी राशि दी? लो भी, जो टीबी के मरीज हैं उन्हें पहले सरकार 500 रुपये प्रति माह देती थी। अब राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के आदेश पर 1000 रुपये कर दिए। बोले जल्दी जल्दी टीबी को निपटाना है, 2025 तक खत्म करना है हमें। कैसे कर को जो मरीज है उनको सेट कर दो, सारों को तैयार कर दो, सभी को। निक्षेप पोषण योजना, राजस्थान सरकार ने प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्र सरकार के निर्देशों पर पोषण सहायता बढ़ा दी है। पहले जो 500 रुपये देते थे, अब 1000 रुपये देंगे। ये 1 नवंबर 2024 से शुरू होगी। ठीक है। वर्तमान में अगर आंकड़े देखें तो प्रदेश में 1,45,498 मरीज निक्षेप पोर्टल पर पंजीकृत है। फटाफट इनको 1000 रुपये दो, इनकी दवाई दो, कैसे करके इनको सेट करो। हमें 2025 तक टीबी मुक्त होना है और मरीज नए आने नहीं चाहिए, तुरंत उनका इलाज करो कैसे भी है। हमें 2025 तक टीबी मुक्त होना ही है, तपेदिक क्षय रोग खत्म करना है, ये संक्रामक रोग। जयपुर जिले के दादियापट्टी गांव में PPR रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। PPR रोग किस जानवरों में मुख्य रूप से पाया जाता है? PPR रोग मुख्य रूप से किन जानवरों में पाया जाता है? तो बकरियां और भेड़, बकरियां और भेड़ों में पाया जाता है। देखो, PPR रोग उन्मूलन टीकाकरण कार्यक्रम, जयपुर जिले के दादियापट्टी गांव में PPR पेस्ट डेस्पेटिस रुमिनाटेस रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ 4 अक्टूबर 2024 को किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भेड़ बकरियों में फैलने वाली इस खतरनाक बीमारी का उन्मूलन करना है। क्या है ये PPR? यह एक विषाणु जनित रोग है जो मुख्य रूप से भेड़ और बकरियों को प्रभावित करता है। इस रोग का संक्रमण होने के एक सप्ताह के भीतर प्रभावित पशु की मौत हो जाती है। PPR को भेड़ बकरियों का गलगला बुखार भी कहते हैं। यह रोग पशुओं में तेजी से फैलता है और उनके स्वास्थ्य को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है। टीकाकरण कार्यक्रम से इस रोग को नियंत्रित किया जा सके। तो PPR भेड़ और बकरियों में खास करके होता है। हाल ही में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुई इंदू बैंड के तहत किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इंदू बैंड, और मैंने बताया भी था भी ये जोधपुर से संबंधित है। मानसिक रोगियों की पहचान सुनिश्चित करना। जो मानसिक रोगी है ना, उनको पता नहीं चलता, यानी दिमाग उनका इस प्रकार का होता है, जाना इधर होता है, चले इधर जाते हैं, इधर चले जाते हैं, रास्ता ही भटक जाते हैं। एवं को तो भूलने की होती है कि वो घर भूल जाते हैं, हमारा घर कौन सा है, अता पता नहीं होता है, माता पिता कौन है, सब कुछ मतलब सिस्टम भूल जाता है। इस कारण क्या है कि इंदू बैंड क्या है, इंदू बैंड हाथ पे लगा दिया जाएगा। देखो, इंदू बैंड प्रोजेक्ट सबसे पहले जोधपुर, पहला प्रश्न तो ये बन गया। इंदू बैंड एक महत्वाकांक्षी पायलट प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य भूलने की बीमारी अल्जाइमर्स और डिमेंशिया से ग्रसित व्यक्तियों को उनके परिवार से फिर से मिलाना है। बिल्कुल ही भूल जाते हैं। इतना एक वहाँ एक वृद्ध व्यक्ति है, इस प्रकार का मानसिक विकार है और इसको न माता का पता है, न पिता का, न बेटे का पता है, होता है ना। अब क्या कर देंगे, ऐसे जो व्यक्ति हैं जो इस रोग से ग्रस्त है, 9 अक्टूबर 2024 से इंदू बैंड प्रोजेक्ट जोधपुर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ। ये शुरू किसने किया? 7वें वेतन आयोग के चेयरमैन और सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस अशोक माथुर, जोधपुर पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह और जयपुर फुट USA के चेयरमैन प्रेम भंडारी ने बैंड बेल्ट जारी कर दिया। ठीक है, यहाँ बेल्ट बांध देंगे, इस प्रकार का बेल्ट अंदर बांध देंगे ताकि कहीं भी जाएगा नाम, पता, मोबाइल नंबर, ठिकाना सब लिखा होगा।
जहाँ भी मिलेगा तो तुरंत वो कॉल करके बता देगा भी फलाना फलाना आदमी है और वो यहाँ है, आप उसको ले जा सकते। तो ये बिंदु हिंदू बैंड प्रोजेक्ट है। देखो ये लिखा हुआ भी है, यह बेल्ट अल्जाइमर और डिमेंशिया से ग्रसित व्यक्तियों की कलाई में बांधा जाएगा। बेल्ट पर व्यक्ति का नाम, घर का पता और परिवार का मोबाइल नंबर लिखा होगा, जिससे अगर व्यक्ति भटकता है तो उसके परिवार से मिलाया जा सके। बहुत अच्छी मुहिम, बहुत ही शानदार मुहिम। और आपको पता है जयपुर पुलिस ने चला रखा है ऑपरेशन उल्लास, जो भटके हुए लोग, गुमशुदा लोगों को, बच्चों को लाएगा, ढूंढेगा, उन्हें सरकार पुरस्कृत करेगी। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा किस कोर्स के लिए नवीन एजेंसी के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया है? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा किस कोर्स के लिए नवीन एजेंसी के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो यह मुख्यमंत्री विद्या दान कोष। जैसे ज्ञान संकल्प पोर्टल पर दान देते हैं ऑनलाइन, उसी प्रकार एक पोर्टल और बना दिया जिसका नाम होगा, एक नवीन एजेंसी गठित हो गई, मुख्यमंत्री विद्या दान कोष। क्या है देखो, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा ज्ञान संकल्प पोर्टल के अलावा मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के लिए एक नवीन एजेंसी के गठन का प्रस्ताव किया गया है। मुख्यमंत्री विद्यादान कोष, इस कोष का उद्देश्य राज्य के छात्रों की शिक्षा में सुधार लाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ठीक है, ये और बना दिया लोग, यहाँ भी ये कोष बना दिया ताकि जो सरकारी विद्यालय हैं उनको प्रोत्साहन आर्थिक दृष्टि से मिल सके। यह कोष सभी जिलों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहायता प्रदान करेगा। नवीन एजेंसी का गठन इस कोष के संचालन और प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए किया गया है। ट्रेवल ट्रायंगल ने दिसंबर में यात्रा के लिए भारत के 35 बेहतरीन पर्यटक स्थलों में राजस्थान के कितने शहरों को शामिल किया है? राजस्थान के कितने शहरों को शामिल किया है? 4 शहरों को शामिल किया। कौन कौन से 4 शहर है? देखो 4 शहर। तो 35 में, दिसंबर महीने में, अगला दिसंबर है ना, इस महीने में घूमने के लिहाज से तो उदयपुर को 20वां स्थान, जैसलमेर को 26वां, रणथंभौर को 28वां, जोधपुर को 29। मेवाड़ घराने के पूर्व राज परिवार के सदस्य व पूर्व सांसद जिनका हाल ही में निधन हो गया। मेवाड़ घराने के पूर्व राज परिवार के सदस्य व पूर्व सांसद जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो इनका नाम है महेंद्र सिंह मेवाड़। क्या नाम है? महेंद्र सिंह मेवाड़। नटवर सिंह पूर्व विदेश मंत्री हैं, इनका निधन हो चुका है। बनवारी लाल जी, ये भी विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, इनका भी निधन हो चुका है। ठीक है, बस इतना याद रखना। FSU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग में माननीय कौशिक ने क्रमशः कौन से पदक जीते हैं? FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग में माननीय कौशिक ने क्रमशः कौन से पदक जीते हैं? उत्तर आएगा, एक सोना जीता है, एक रजत जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक स्वर्ण और एक रजत, और ये भारत के लिए रिकॉर्ड भी बनाया इन्होंने, माननीय कौशिक। तो FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग का आयोजन नई दिल्ली में डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में 9 से 13 नवंबर 2024 को हुआ। इसमें जयपुर की एथलीट माननीय कौशिक ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 3P में, ये भी ध्यान रखना, 3P में 632 के स्कोर के साथ, 632 का स्कोर किया के साथ नया FISU विश्व रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक जीता। एक स्वर्ण जीता और एक 50 मीटर में 3P राइफल में इन्होंने रजत पदक जीता। ध्यान रखना, 10 मीटर में गोल्ड जीता, 50 मीटर में रजत पदक जीता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इस चीज, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान सारंगी वादक पंडित राम नारायण का निधन हो गया। उनका संबंध राजस्थान के किस जिले से? राम नारायण बाजा बाजा फिल्म देखिए, यहाँ बाजा नहीं बजाते हैं, सारंगी बजाते हैं, और राजस्थान के उदयपुर में इनका जन्म हुआ था। भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान सारंगी वादक है कौन जी? पंडित राम नारायण जी। पंडित राम नारायण का निधन, भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान सारंगी वादक पंडित राम नारायण का निधन 8 नवंबर 2024 को मुंबई के बांद्रा में हो गया। पंडित राम नारायण जी का जन्म 25 दिसंबर 1927 को राजस्थान के उदयपुर पर स्थित अंबर नामक गांव में हुआ था, इसलिए चर्चा में है। इन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण मिल चुका है। अब इनका प्रश्न एक ही बनता है और कुछ नहीं बनता, अगर आएगा तो चर्चित व्यक्तियों में यही आएगा, ये शास्त्रीय संगीत के महान सारंगी वादक है पंडित राम नारायण। 13 नवंबर 2024 को राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर औसतन कितने प्रतिशत मतदान हो? औसतन 7 सीटों पे हुआ 69.29, या एक और थोड़ा सा इतना ये भी याद रखना 69.72%, एक आंकड़ा ये भी है। औसतन मैंने आपको बता दिया 69.72।
29। ठीक है, तो क्योंकि वहां प्रश्न आएगा तो कोई ऐसा नहीं आएगा 4 ऑप्शन 69 आ जाए। राजस्थान की 7वां विधानसभा 69.69%। 6 सीटों पर मतदान में गिरावट आई है, जबकि एक सीट जो खींवसर वाली है वहां 3% की बढ़ोतरी हुई। विधानसभा सीट जहां उपचुनाव हुए, झुंझुनू, दौसा, देवली उनियारा, सलूम्बर, चौरासी, रामगढ़, खींवसर, सातों की सातों सीटें। राजस्थान सरकार का पंच गौरव कार्यक्रम किस उद्देश्य से शुरू किया जा रहा है? राजस्थान सरकार का पंच गौरव कार्यक्रम जिलों के आर्थिक और सामाजिक विकास के, जिलों के आर्थिक और सामाजिक विकास के। राजस्थान सरकार ने पंच गौरव कार्यक्रम शुरू किया है भाई। सरकार सभी जिलों में आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देने के लिए पंच गौरव कार्यक्रम है। अब इसमें ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, एक जिला एक उपज कृषि विभाग को सौंपा है, एक जिला एक प्रजाति वन विभाग को, एक जिला एक उत्पाद उद्योग विभाग को, एक जिला एक पर्यटन स्थल पर्यटन विभाग को सौंपा है। बोले आपका काम है, हर जिले का उत्पाद है, प्रजाति है, उपज क्या क्या है, वो चीजें दिखानी है, उनको संरक्षित करना है, उनको विकसित करना है। ठीक है, एक जिला एक खेल खेल विभाग को दे दिया। हर जिले में अलग अलग अकेडमियां खुली हुई है, हर जिले में किस खेल का ज्यादा बोलबाला है उसको प्रोत्साहित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 नवंबर 2024 को राजस्थान में भारतीय जन औषधि केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया? भारतीय जन औषधि केंद्र का शुभारंभ 3 जगह राजस्थान में, जयपुर, बाड़मेर और फालना। फालना पाली में है जो छात्रों के लिए प्रसिद्ध है। 13 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 12,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसी के तहत हमारे राजस्थान के जयपुर, बाड़मेर और फालना में भारतीय जन औषधि केंद्र का शुभारंभ भी वर्चुअली माध्यम से किया। ये तीनों चीजें पूछी जा सकती है। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा शोध केंद्र की स्थापना की जाएगी? बोले पीछे वाली परंपरा है वो लेके आओ वापस। धीरे धीरे भारत, हमारा देश भी पश्चिमी संस्कृति का शिकार होने जा रहा है, बहुत बड़े स्तर पर हो चुका है। तो परंपरागत तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। तो राजस्थान विश्वविद्यालय कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। भारतीय ज्ञान परंपरा को पाठ्यक्रमों में शामिल करते हुए नई पहल की है। एक भारतीय ज्ञान परंपरा शोध केंद्र की स्थापना की जाएगी जो विद्यार्थियों को भारतीय ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों जैसे साहित्य, दर्शन और विज्ञान से जुड़ी जानकारी और शोध का अवसर प्रदान करेगी। इसके अलावा विश्वविद्यालय ने स्वामी करपात्री द्वारा रचित 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ वेद का स्वरूप और प्रामाण्य और गोपी गीत को दर्शन शास्त्र के पाठ्यक्रम में शामिल किया है। यह पहल भारतीय दर्शन और संस्कृति को समकालीन संदर्भ में पुनः प्रस्तुत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान विश्वविद्यालय की कुलपति है प्रोफेसर अल्पना कटेजा। इंपॉर्टेंट। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति का अस्थायी कार्यभार सौंपा गया है। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति का अस्थायी कार्यभार सौंपा गया है। तो इसका उत्तर आएगा डॉक्टर देव स्वरूप। इसको डॉक्टर देव स्वरूप। इससे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं प्रोफेसर निष्ठा जायसवाल। ये दुर्घटनाग्रस्त हो गए, कुछ समय से ये नहीं संभाल पाए, इसलिए अतिरिक्त कार्यभार डॉक्टर देव स्वरूप को दिया। डॉक्टर देव स्वरूप कौन है? बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति। इन्हें इसका अस्थायी कार्यभार दिया गया। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना। तो ये आप उसका अध्ययन कर। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के बाद महिला विधायकों की संख्या बढ़कर कितनी हो चुकी है? जब 16वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे तब 20 महिला विधायक थी, अब एक सीट और बढ़ चुकी है यानी 21। पूर्व में कितनी थी? 20। पूर्व में 20 थी, अब ये 21 हो चुकी है। तो राजस्थान 16वीं विधानसभा 2023 कुल महिला विधायकों की संख्या 20 थी। अब नवंबर 2024 7 उपचुनाव के बाद महिला विधायकों की संख्या कितनी हो गई? 21। नवंबर 2024 7 उपचुनाव के बाद महिला विधायकों की संख्या बढ़कर 21 हो गई। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों ही चीज। अब बात आई है कि पहले क्या थी? पहले ये कंडीशन थी कि भाजपा के पास थी 9 और कांग्रेस के पास भी 9 थी। तो 9 और 9 18 और 2 थी निर्दलीय। 2 क्या थी? निर्दलीय थी। 2 निर्दलीय थी, ये कंडीशन थी। अब क्या हो गया?
अब एक ही बड़ा है, भाजपा के पास एक बढ़वी, एक जो प्लस में हुई है वो भाजपा की हुई है, तो भाजपा के पास अब कितनी होगी? 10। भाजपा के पास कितनी होगी? 10 होगी। ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद देखिए, वर्तमान महिला विधायकों की स्थिति आ चुकी है। भाजपा 10, कांग्रेस 9, निर्दलीय 2। अनुसूचित जाति की 7 महिला विधायक और अनुसूचित जनजाति की 3 महिला विधायक विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रही। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। उदयपुर में वन फूल जनजाति डिजाइन स्टूडियो का उद्घाटन किसने किया? उदयपुर में वन फूल जनजाति डिजाइन स्टूडियो का उद्घाटन किया बाबूलाल खराड़ी ने। बाबूलाल खराड़ी जी कौन है? जनजातीय मंत्री। कौन है? जनजातीय मंत्री। तो देखिए, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने उदयपुर स्थित माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध व प्रशिक्षण संस्थान TRI ने वन फूल जनजाति डिजाइन स्टूडियो का उद्घाटन किया गया। इसका काम क्या है? इन स्टूडियो का कार्य क्या है? तो TSP क्षेत्र में सांस्कृतिक कला संस्कृति को बढ़ावा देना, कला संस्कृति को विकसित व संरक्षित करना इसका है। हाल ही में राजस्थान सरकार को इसमें अवार्ड भी मिला है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। स्थापना का उद्देश्य बता दिया मैंने, जनजातीय कला का संरक्षण और संवर्धन करना। कार्य वगैरह अब आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुख्य जो चीज है मैंने आपको बता दी। देश का पहला ऑर्थोपेडिक वॉकथॉन का आयोजन 24 नवंबर 2024 को कहां किया गया? देश का पहला ऑर्थोपेडिक वॉकथॉन का आयोजन 24 नवंबर 2024 को कहां किया गया? जोधपुर के अंदर किया गया। भारत की पहली ऑर्थोपेडिक वॉकथॉन 24 नवंबर को जोधपुर में आयोजित की। वॉकथॉन का आयोजन महाराजा गज सिंह स्पोर्ट्स फाउंडेशन पोलो ग्राउंड पर हुआ। वॉकथॉन में 3 किलोमीटर की मैजेस्टिक मारवाड़ वॉक और 5 किलोमीटर की धार डेजर्ट रेस 2 श्रेणियों में, ठीक है, ये याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट है ज्यादा। तो वॉकथॉन का उद्घाटन पूर्व नरेश गज सिंह ने किया था। और नोट लगा के याद रखना, गुणोत हेल्थ केयर फाउंडेशन एक रजिस्टर्ड NGO है जो ऑर्थोपेडिक्स की देखभाल के लिए जागरूकता फैलाने के लिए निःशुल्क शिविर आयोजित करता है। मतलब ये वॉकथॉन का आयोजन किसने किया? गुणोत हेल्थ केयर फाउंडेशन है, का काम भी यही है, इनके क्षेत्रों में विकास करना। पंजाब में आयोजित नेशनल पावर लिफ्टिंग में उदयपुर के गर्वाक्सराज श्री माली ने कौन सा पदक जीता? पंजाब में आयोजित नेशनल पावर लिफ्टिंग में उदयपुर के गर्वाक्सराज श्री माली ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। मुख्य तथ्य, नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 आयोजन पंजाब राजस्थान के उदयपुर के गर्वाक्सराज श्री माली ने 93 किलो भार वर्ग में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। राजस्थान में महिलाओं को लघु उद्योग में सशक्त करने के लिए सखी पहल किस कंपनी द्वारा चलाया जा रहा है? महिलाओं को लघु उद्योग में सशक्त करने के लिए सखी पहल किस कंपनी द्वारा चलाया जा रहा है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के दो। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का प्रमुख सशक्तिकरण कार्यक्रम है। क्या चीज? इसमें लगभग 25,000 से अधिक महिलाएं सशक्त हो चुकी है। बस इससे और ज्यादा पर्सन नहीं बनेगा, इसका ये बनेगा कि महिलाओं को लघु उद्योग में सशक्त करने के लिए सखी पहल, ठीक है, एक दिसंबर में पढ़ाऊंगा मैं, तरंग भी सखी के द्वारा, इनके द्वारा चलाया जाए। वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक DNA यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक DNA यूनिट किस शहर में स्थापित होगी? जयपुर। कहाँ होगी? जयपुर में। वन्य जीव फॉरेंसिक DNA यूनिट की स्थापना, वन्य जीव फॉरेंसिक DNA यूनिट की स्थापना राजस्थान में जयपुर में वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक DNA यूनिट स्थापित की जाएगी। वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक DNA यूनिट क्या होती है? आपने कोई सीरियल वगैरह और देखा होगा तो वहाँ कोई इस प्रकार का कोई घटना घटित हो जाती है तो कोई अंग मिल जाता है, मतलब ज़्यादातर ये सीरियल वगैरह होते हैं ना, ये किलर वगैरह होते हैं, काटते हैं हाथ पाँव काट काट के वो दिखाते हैं ना, तो फिर अब पता नहीं चलता कि कौन इसका क्या कैसे क्या किया है। फिर वो क्या होता है कि जैसे हमारे हाथ का पंजा मिल गया और कोई हड्डी मिल गई, फॉरेंसिक जांच होती है, उससे पता लग जाता है कि उसको किससे काटा गया है, और फिर 3-4 मिल गई, उससे वो अंदाजा लगाते हैं कि एक ही जगह पर काटा गया, एक ही तरीका अपनाया गया, सारा उससे होता है। तो अब क्या है कि जो जानवर है, ठीक है, जानवर है,
उनको अब बहुत बार मृत मिलते हैं ना जानवर, जरूरी नहीं है कि वो सीधे मर जाते हैं, कई बार धारदार हथियार से या और चीज से उन्हें मारा जाता है, तो उसका पता भी अब लगाया जाएगा। इसकी जो यूनिट है वो जयपुर में स्थापित की गई है। उत्तर भारत में पहली हाईटेक यूनिट है ये यूनिट उत्तर भारत की पहली हाईटेक यूनिट होगी। यूनिट के निर्माण के लिए 14 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित है। उद्देश्य टाइगर, पैंथर, हिरण, मोर, गोडावन, चित्ता जैसी वन्य जीवों से जुड़े अपराधों के रहस्यों को सुलझाने। मानव के अपराधों का रहस्य सुलझाया जाता है, इनके रहस्यों का भी होगा। ठीक है, वन्य जीवों अपराधों की जांच होगी। वर्तमान में एफएसएल में सालाना 150 से 100 यानी 125 से 150 वन्य जीव अपराधों से संबंधित मामले आते रहते हैं। मतलब इनके आते हैं, ये बोल नहीं पाते हैं, ये कुछ कह नहीं पाते हैं, तो इनके साथ न्याय नहीं होता है। वन्य जीव अभ्यारण्यों का क्षेत्र बहुत बड़ा है राजस्थान के अंदर। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना का पुराना नाम क्या था? ये लो जी, नाम बदल दिया। वो कहते हैं नाम में क्या रखा है, नाम में बहुत कुछ रखा है। देखो, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। सरकारें बदलती है, सरकारें पहले नाम बदलती है, नाम के बाद काम करती है। तो जो मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना है उसका नाम अब हो गया योजना है उसका पुराना नाम था इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, घोषणा, यह योजना बजट 2022-23 में घोषित की गई थी, जो पिछली गहलोत सरकार थी उसके द्वारा। 9 सितंबर 2022 को जयपुर की खानिया की बावड़ी से मुख्यमंत्री द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। इस नाम से, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना नाम से। अब इसका नाम हो गया मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसमें क्या था, सिर्फ शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को रोजगार की गारंटी प्रदान की जाए। शहरी क्षेत्रों में रोजगार के दिन प्रारंभ में प्रति परिवार 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया गया था। बाद में 2023-24 में बढ़ाकर 125, जैसे मनरेगा में 125, इसमें भी 125। और इसका संचालन है वो स्वायत्त शासन विभाग यानी नगरीय स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा इसका किया जाता है। इसमें जो पात्र होंगे योजना के लिए, जॉब कार्डधारी है वो पात्र होंगे, और आयु सीमा 18 से 60 वर्ष होगी। ये प्रश्न बहुत बार आता है। इस योजना की विशेषता क्या है? इस योजना की विशेषता है कि यह योजना भारत की पहली सबसे बड़ी शहरी रोजगार गारंटी योजना है। इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों को रोजगार कार्यों के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। जैसे सेम, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा है ना, सेम शहरी क्षेत्र में ये कंडीशन बिल्कुल सेम। डॉक्टर कीर्ति शर्मा को किस पुस्तक के लिए श्री बागला साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर कीर्ति शर्मा, डॉक्टर कीर्ति भारती नहीं है, डॉक्टर कीर्ति शर्मा है। उनको किस पुस्तक के लिए श्री बागला साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बात एक रात्रि। बात एक रात्रि के लिए राजस्थानी साहित्य और लोक कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दीपचंद जैन साहित्य पुरस्कार मिला उदयपुर के डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को। ठीक है, और दीपचंद जैन साहित्य पुरस्कार पूछे तो आपका उत्तर होगा उदयपुर के चंद्र प्रकाश देवल को। श्री बागला साहित्य पुरस्कार पूछे तो हनुमानगढ़ नौर की डॉक्टर कीर्ति शर्मा को बात एक रात्रि के लिए। और रूपराम का लोकगीत पुरस्कार, ये अलग अलग पुरस्कार है, इतने लंबे चौड़े पे एग्जामिनर नहीं पूछता, लेकिन कई बार पूछ लेता वो। हालांकि 99% नहीं पूछेगा, लेकिन 1% अगर सट गया तो वो पूछ ले। लेकिन हमारे सामने है, अब डेली क्लास अपने पढ़ते हैं, वीकली पढ़ते हैं, मंथली पढ़ते हैं, या बूस्टर फैक्ट पढ़ते हैं, तो अपने आप समझ। बीकानेर के शंकर सिंह राजपुरोहित को राजस्थानी लोक गायन के क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान के लिए यह सम्मान प्राप्त हुआ है। भारत विभूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? भारत विभूषण पुरस्कार 2024, तो एक तो खुशबू शर्मा को और एक डॉक्टर मीनू बेरीवाल को। खुशबू शर्मा और डॉक्टर मीनू बेरीवाल को। क्या है? डॉक्टर मीनू बेरीवाल भारत विभूषण पुरस्कार से सम्मानित जयपुर की निवासी है और सामाजिक सेवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करती है। जयपुर की है, सामाजिक सेवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में ये काम कर रही है। डॉक्टर मीनू बेरीवाल को भारत विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में प्रदान किया। शिक्षा और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए जयपुर की खुशबू शर्मा को भी यह प्रदान किया। खुशबू शर्मा को शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए, और इधर भी सामाजिक सेवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में इसको डॉक्टर मीनू बेरीवाल को। तो दोनों के नाम याद रखना, खुशबू शर्मा और डॉक्टर मीनू बेरीवाल।
हाल ही में चर्चा में सलूम्बर घाटोल क्षेत्र का संबंध किस खनिज भंडार से है? खनिज भंडार का प्रश्न फिक्स आता ही है। सलूम्बर एक जिला बन चुका है, घाटोल क्षेत्र है ये बांसवाड़ा में है। और जब बांसवाड़ा का नाम आए तो हमें कभी नहीं भूलना है आनंदपुरा भूकिया। आनंदपुरा भूकिया और जगतपुरा भूकिया, ये स्थान कभी नहीं भूलने हैं। ये सोने के भंडार है और इनके यहाँ भंडार, और यहाँ भंडार होने से राजस्थान में देश का 25% भंडार हो गया। देश का 25% सोने का भंडार, याद रखना भी, सोना ही सोना हो जाएगा आने वाले टाइम में। और दक्षिण राजस्थान वाले तो सोने की थालियों में खाना खाएंगे, इतना सोना हो जाएगा मेरे देश की धरती सोना उगले हीरा मोती, हाँ, वो सोना ही सोना। सलूम्बर घाटोल गोल्ड फील्ड भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण का भंडार मिला है। अब निकाले कौन? निकालने में इतना ज्यादा खर्चा लगता है, नीचे बहुत है हमारे तो। राजस्थान सलूम्बर से घाटोल तक फैले 1270 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता चला है। भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता चला है। इस क्षेत्र में 1000 टन से अधिक, 1000, वर्तमान में हमारे 100 टन से भी कम सोने की जो खोज हुई है, 1000 टन से अधिक सोना मौजूद है, जिससे यह देश का सबसे बड़ा खनन केंद्र बन रहा है। मुख्य बिंदु क्षेत्रीय विस्तार 1270 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 60 स्थानों पर सोने के भंडार की 60 स्थान, 1270 वर्ग किलोमीटर। सोने की मात्रा कुल 1000 टन से अधिक सोने की संभावना है। 1000 टन से ज्यादा सोना निकलेगा। सलूम्बर और घाटोल के आसपास के क्षेत्र में अधिक भंडार पाए गए हैं, ये पॉइंट नोट कर लेना। सबसे बड़े स्थल जगतपुरा भूकिया क्षेत्र में सबसे अधिक 103 टन सोने की संभावना है। अभी वहां भी खोजेंगे, ई नीलामी हुई है अभी भाई। यहां ध्यान रखना, ये जो क्षेत्र है ना आनंदपुरा, आनंदपुरा और जगतपुरा भूकिया में मई के अंदर लगभग 3-4 मई को, मई 2024 में खानों की नीलामी हुई है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सलूम्बर घाटोल क्षेत्र में 222 स्थानों पर सर्वे किया गया है, जिसमें 60 स्थानों पर स्वर्ण भंडार की पुष्टि हो। सोना सोना सोना, निकले न निकले, कब निकलेगा पेपर में सोना पक्का उगलेगा, ये ध्यान रखें। चित्तौड़गढ़ में पंच कल्याणक महोत्सव के दौरान किसे अंकलीकार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? तो राजस्थान पत्रिका के सह संस्थापक गुलाब कोठारी को। इसको गुलाब कोठारी को। पूरी विवरण देख लो, कहीं से भी प्रश्न कैसे भी आ सकता है। गुलाब कोठारी अंकलीकार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित। चित्तौड़गढ़ में पंच कल्याणक महोत्सव के दौरान राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी को तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर पुरस्कार और अंकलीकार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अब इन्हें सम्मान क्यों दिया गया? तो हमें सीधी सी बात है कि उन्हें सम्मान दिया गया पत्रकारिता और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान। राजस्थान पत्रिका समय समय पर अभियान चलाती है, जैसे अभी जन प्रहरी सम्मान चलाया था, इससे पहले अल्ट्राटेक सीमेंट वाला चलाया था। और जब जब चुनाव होते हैं तो गुलाब कोठारी जी खुद जाते हैं, उन्होंने राज्यों के अंदर लोकतंत्र के प्रति लोगों को जागरूक कर कैसे उसका उपयोग करना है, राजनेताओं को और सद्बुद्धि देते हैं, है ना। 26 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय महिला आयोग का जन सुनवाई कार्यक्रम राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया गया? 26 नवंबर को दो बातें याद रखनी है। 26 नवंबर को एक तो दुग्ध दिवस होता है, 26 नवंबर को दुग्ध दिवस होता है, और एक संविधान दिवस। एक होता है संविधान दिवस मनाना शुरू किया हमने, ठीक है। और राष्ट्रीय महिला आयोग ने जन सुनवाई कार्यक्रम राजस्थान के बीकानेर जिले, बहुत बड़ी बात है, तारीख है 26 नवंबर 2024। इस आयोजन के तहत किस किस के लिए कार्यक्रम? सीधी सी बात है, महिला आयोग ने किया है, तो महिला सशक्तिकरण और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए बात हो गई। जमीनी स्तर पर महिलाओं की समस्याओं को समझकर उनका समाधान करने की बात है। इस जन सुनवाई में हनुमानगढ़, अनूपगढ़, श्री गंगानगर जिलों की महिलाएं ने भी भाग लेती है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है विजया किशोर रहाटकर। विजया किशोर रहाटकर। बीकानेर में सखी महिला स्वच्छता गृह पिंक बक्स यानी स्वच्छता गृह, हम कह सकते हैं शौचालय का लोकार्पण किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर के द्वारा
सखी महिला स्वच्छता गृह, और वो बस कैसी थी? पिंक रंग की थी, गुलाबी रंग की बस थी, इसलिए इसको पिंक बस भी कहा जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान को 2 अवार्ड प्रदान किए। ये लो जी, 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस बनाया गया, दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, उसमें राजस्थान को 2 पुरस्कार। किस किस क्षेत्र में किस समिति को मिला? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर सबसे पहले गोपाल रत्न अवार्ड, सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है? गोपाल रत्न अवार्ड होता है। भीलवाड़ा डेयरी संघ प्रतापपुरा दुग्ध उत्पादक समिति को श्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति के अवार्ड से सम्मानित किया गया। भीलवाड़ा डेयरी जो संघ है उसमें प्रतापपुरा दुग्ध उत्पादक समिति है, उसको श्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति के अवार्ड से गोपाल रत्न अवार्ड दिया गया। सचिन नानूराम कुमावत में ने यह अवार्ड प्रदान प्राप्त किया। बेस्ट एआई टेक्नीशियन अवार्ड किसको मिला? यानी राजस्थान को 2 मिला। पहला तो वो हो गया गोपाल रत्न अवार्ड, दूसरा हनुमानगढ़ के राजेंद्र कुमार और वीरेंद्र कुमार सैनी तकनीशियन को उनके द्वारा पशुपालन क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए पुरस्कार मिला। अब पशु सारे पालते हैं, पशुपालन सारे करते हैं, मिश्रित खेती करते हैं, लेकिन एक नए नवाचार के साथ एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए जो काम किया जाता है, अलग तरीके से काम किया जाता है, एक तकनीक पर आधारित, उसके लिए हनुमानगढ़ के राजेंद्र कुमार और वीरेंद्र कुमार सैनी को तकनीशियनों को उनके द्वारा पशुपालन क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए पुरस्कार दिया गया। प्रत्येक पुरस्कार के साथ 3 लाख रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र दिए गए। देखो 3 लाख। आयोजन, यह सम्मान भारतीय दुग्ध विकास विभाग और भारत सरकार के द्वारा प्रस्तुत। केंद्रीय पशुपालन तथा डेयरी मंत्री, जरूर याद रखा करो, मंत्री से राजस्थान के हो चाहे केंद्र के, प्रश्न आता ही है। तो हमारे देश के पशुपालन व डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह हैं, और राजस्थान के गृह व डेयरी राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड। RCDF की प्रशासक और प्रबंध संचालक है श्रुति भारद्वाज। ध्यान रखें, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए पेपर में। हो सकता है ये नाम ही दे दे, राजेंद्र कुमार और वीरेंद्र कुमार, इनका दे दे हनुमानगढ़, ये याद करना ही है, और ये याद करना है आप। भीलवाड़ा डेयरी संघ प्रतापगढ़ दुग्ध उत्पादक। अगला देखिए, राजस्थान में संविधान दिवस पर संविधान दीर्घा किस स्थान पे स्थापित की गई? संविधान दीर्घा का मतलब गैलरी, संविधान गैलरी स्थापित की गई, उसमें अलग अलग नवाचार के माध्यम से आज तक संविधान में जिसने योगदान वगैरह दिया है उनके द्वारा यहाँ पे जो प्रतिमाएं लगाई गई, संग्रहालय बनाया गया, इस प्रकार का ये ध्यान। तो संविधान दीर्घा जयपुर विधानसभा केंद्र, हमारी विधानसभा कहाँ है? जयपुर में। जयपुर की विधानसभा में संविधान दिवस 26 नवंबर के मौके पर संविधान दीर्घा का शुभारंभ अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा किया गया। हमारी 16वीं विधानसभा चल रही है। यह 14 फीट चौड़ी है और 16 फीट गैलरी में स्थापित है। इसका उद्देश्य नागरिकों, छात्रों और शोधकर्ताओं को भारतीय संविधान और उससे जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों से परिचित कराना, भी संविधान निर्माण कैसे हुआ, कैसे बना, किसने योगदान दिया, सबका यहाँ पे विवरण दिया गया। संविधान के अध्यायों का प्रदर्शन 22 अध्याय हैं और 32 पैनलों में 100 केस किया कि पैनल में ऐसे चलते रहते हैं। अब कभी जाओगे देखे होंगे आपने गैलरी संग्रहालय, वहां से चलते रहते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे क्या प्रक्रिया, वो लाइन टू लाइन है चलते रहते। पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने? साहिल कुमार। किसने? साहिल कुमार। तो याद रखना, साहिल कुमार का संबंध है पावर लिफ्टिंग से। 20 से 23 नवंबर के बीच रूस के मॉस्को में इसका आयोजन हुआ था। 30 से अधिक देशों के एथलीट्स ने भाग लिया था। जयपुर के साहिल कुमार ने कौन सा? रजत पदक जीता। ये ध्यान, कौन सा? रजत पदक। सीमेंट उत्पादन में राजस्थान देश में किस स्थान पे है? तो सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन आंध्र प्रदेश में हो रहा है और 2 नंबर पे हमारा राजस्थान आता है। ठीक है, राजस्थान सीमेंट उद्योग में आंध्र प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पे है। बाकी ये पुराना मैटर आपको याद नहीं रखना, एक बार न्यूज आई थी तो इसकी अपडेट बता दी, ये ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। राजस्थान के अंदर ये याद रखना, राजस्थान में मुख्य केंद्र है चित्तौड़ को सीमेंट नगरी कहते हैं। चित्तौड़ को क्या कहते हैं? सीमेंट नगरी। और भविष्य में पूछे कि सीमेंट की सबसे ज्यादा संभावना जैसलमेर में रहेगी। बाड़मेर, नागौर, जैसलमेर, झुंझुनू ये प्रमुख जिले। बाकी ये वगैरह याद करने की जरूरत नहीं। आईपीएल नीलामी में 13 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को किस टीम ने खरीदा?
आईपीएल नीलामी में 13 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को किस टीम ने खरीदा? राजस्थान रॉयल। 13 साल का है, बिहार का लड़का है। ठीक है, बिहार के 13 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को हमारी राजस्थान रॉयल्स ने 1.10 करोड़ में खरीदा। ध्यान, राजस्थान का पहला एडवांस मैकेनाइज्ड कचरा ट्रांसफर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? ये लोग अब अपने कचरा फैलाते हैं, उन्हें कह देते हैं ना कि मम्मी कचरे वाला आ गया। कचरे वाला नहीं, कचरा हम फैलाते हैं, कचरा उठाने वाला आ गया। अब बात आती है अपने घरों को, तो हमने साफ कर लिया, गलियों को साफ कर लिया, और वो कचरा उठा के चला जाता है। अब उस कचरे का निस्तारण तो करना है ना, कहीं तो उस कचरे को डालना पड़ेगा। इसके लिए एडवांस्ड मैकेनाइज्ड कचरा ट्रांसफर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? जालाना, जयपुर के अंदर। जैसे अपने घर से कबाड़ लेके जाता है कबाड़िया, उसका कुछ ना कुछ करता है ना, या वो कबाड़ी हो जाता है, उसका पुनर्निर्माण हो जाता है। इस कचरे का भी कुछ ना कुछ करेंगे। ये तो कितना सारा कचरा हो जाएगा कि जैसे जनसंख्या के रहने की, जनता के रहने की, लोगों के रहने की जगह कम हो जाएगी और वो कचरा ज्यादा हो जाएगा। कहीं तो कचरा कई जगह ढेर लगाए हुए है ना, वो भी तो सेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए बार बार है। तो जालाना डूंगरी में राजस्थान का पहला एडवांस्ड मैकेनाइज्ड कचरा ट्रांसफर स्टेशन स्थापित किया गया है। जैसे जयपुर को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण फ्रेंडली बनाना है। अब ग्रामीण क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, उनको पता नहीं चलता कि कचरे का क्या महत्व। शहर में कितना गंदा हाल है। अब ग्रामीण जो विद्यार्थी हैं वो तैयारी करते हैं, बाहर जाते हैं, उनको कैसा अटपटा लगता है कि उनको खाना अच्छा नहीं लगता, कोई नालियों की बदबू वगैरह आती रहती है। कोई पेपर देने जाता है, 2 दिनों में अक जाता है। वहाँ के मच्छर, और तो दूर की बात, वहाँ के मच्छर इतने गजब के हैं, स्वाद आ जाता है वो मच्छर खाते हैं ना, तब पूछो ही मत। ऐसे घूमते रहते हैं, और शाम के टाइम जब कहीं बाहर बैठ जाओ तो ऐसे परियों की तरह ऊपर घूमते हैं। ऐसे, आओ आपका स्वागत है, हमारी नगरी में आपका स्वागत है। शाम को फिर मीठे मीठे खाते हैं, और फिर अच्छी मीठी मीठी इतनी खुजली आती है, पूछो ही मत, भी जी करे वहां से चमड़ी है उखाड़ दे। तो कारण कि उस कचरे का निस्तारण और करना पड़ेगा, नहीं तो ये हाल रहेगा। ठीक है, तकनीकी विशेषताएं, इस ट्रांसफर स्टेशन में कन्वेयर बेल्ट तकनीक का उपयोग किया जाएगा। कचरे की छंटाई, संकुलन, कंप्रेशन और परिवहन की प्रक्रिया पूरी तरह से स्वचालित होगी, अपने आप। क्षमता, ट्रांसफर स्टेशन की क्षमता 100 टन कचरा प्रतिदिन प्रोसेस करने की रहेगी। कचरे को कंप्रेशन के बाद सील्ड कंटेनर्स में भरकर प्रोसेसिंग साइट लांगड़ियावास भेजा जाएगा। लैब बेटा लंगड़ा रहे, यहाँ कौन स्थान है ये? लंगड़ा लांगड़ियावास जयपुर के अंदर, वहां भेजेंगे उसको। स्टेशन का उद्घाटन महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर और आयुक्त रुक्मणी रियार ने किया। प्रक्रिया की कार्यप्रणाली, सील्ड कंटेनर में कचरा भरकर, कंटेनर हुआ नहीं मोटा मोटा जी, कम भर के ले जाओ मोटोड़ा पे, लांगड़ियावास प्रोसेसिंग साइट पर भेजा जाएगा। इतनी प्रोसेस कचरे की करनी पड़ी, अपने तो सीधा लिया कचरा फेंक देते, उस कचरे का कितना आगे जाके सिस्टम होगा। राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया? 9 नीतियां जारी हुई है, लगभग 11 योजना के नाम बदल दिए। 11 योजना के नाम बदल दिए सरकार, देख लो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना कर दिया है। यह योजना राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग द्वारा चलाई जा रही है। देवस्थान विभाग द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा की सुविधा प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 40,000 वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न तीर्थ स्थलों पर ले जाने का लक्ष्य है। इसमें से 36,000 यात्री रेल से और 4,000 यात्री हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा करेंगे। ये प्रक्रिया, हवाई जहाज से होने वाली तीर्थ यात्रा तो मेन हवाई जहाज से पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू नेपाल ले जाएंगे। बाकी तीर्थ यात्रा मेन जो तीर्थ स्थल है ना, वहाँ सब जगह ले जाएंगे। मथुरा, सुमेध, उज्जैन, गंगा सागर, कामख्या, हरिद्वार, बिहार, वेलनकानी, चर्च, ऋषिकेश, पावापुरी, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, नागौर, तिरुपति, द्वारकापुरा, वैष्णो देवी, प्रयागराज, ये जितने भी तीर्थ स्थल है यहाँ रेल के माध्यम, ट्रेन के माध्यम से ले जाएंगे। ब्राह्मणी नदी परियोजना में किस 2 नदियों के पानी को जोड़ा जाएगा? ब्राह्मणी नदी परियोजना में किस 2 नदियों को पानी से जोड़ा जाएगा? बनास और चंबल। बनास और चंबल। ब्राह्मणी नदी परियोजना का स्थान ब्राह्मणी नदी जो मध्य प्रदेश से राजस्थान में बहती है। लागत 1140 करोड़ रुपए। बनास और
बनास और चंबल को जोड़कर अतिरिक्त पानी जयपुर अजमेर जिलों तक पहुंचाना है। बांध की क्षमता 500 मिलियन क्यूबिक फीट होगी। बस इतना याद रखना है आपको। ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। राजस्थान सरकार ऊंट पालन को बढ़ावा देने के लिए अब कितनी सहायता राशि प्रदान करेगी? राजस्थान सरकार ऊंट पालन को बढ़ावा देने के लिए अब कितनी सहायता राशि प्रदान करेगी? 20,000। कितनी? 20,000। यानी टोडिये के जन्म पर ऊंटनी का बच्चा क्या होता है? टोडिया। ऊंटनी का बच्चा, ऊंटनी का बेबी, पुत्र टोडिया होता है। क्या होता है? टोडिया होता है, वो याद रखियो। सरकार ऊंट पालकों को पहले 10,000 रुपए प्रति ऊंटनी देती थी, अब 20,000 रुपए देगी। आवेदन ऊंटनी के बच्चे के जन्म के साल बाद तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार और जन आधार कार्ड अनिवार्य है। ऊंटनी का नहीं, टोडिये का नहीं, खुद का जो पशु पालता है। इस योजना को पशुपालन विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। बूस्टर डोज में ये चीज और देख लो थोड़ी सी। मंगला पशु बीमा योजना, मंगला पशु बीमा योजना, मंगला पशु बीमा योजना पूर्ववर्ती सरकार की कामधेनु पशु बीमा योजना का परिवर्तित नाम है, जिसमें पूर्व में केवल एकमात्र पशु गाय शामिल। 40,000 रुपए देते ना, 2 पशु तक एक परिवार को। इस योजना में दुधारू गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊंटनी को भी अब शामिल कर दिया है। गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊंट, इनको भी शामिल कर दिया। और योजना का नाम मंगला पशु बीमा योजना। नाम परिवर्तित है ना, कामधेनु पशु बीमा योजना की जगह मंगला पशु बीमा। मुख्यमंत्री राजनीर योजना पुरानी है लेकिन ताजा अपडेट हो गई। क्यों? सरकार इसको बंद करने की। मुख्यमंत्री राजनीर योजना घोषणा हुई थी मार्च 2019 में और शुरू हुई थी 13 मार्च 2020। कब? 13 मार्च 2020। मार्च 2020 में इसे जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया था। आपके पानी का बिल नहीं आता ना, फ्री है ना, और राजनीर योजना है। इस योजना के तहत आपको तो पता ही नहीं होगा, आप पानी फ्री पी गए सरकार का सारा, ठीक है, कभी बिल नहीं आया। ये योजना है, ये बंद होने जा रही है। सरकार का पानी पी पी के हराम कर रहे हैं, आप हराम कर रहे हैं। इनको इतना ही पता नहीं है कि पानी किस योजना के तहत पी रही हो, फ्री। सरकार ने कहा इसका मतलब पानी का सदुपयोग ढंग से नहीं हो रहा। जितना फ्री, कहते हैं जो चीज फ्री में मिलती है ना, उसका सदुपयोग कभी नहीं होता है। सरकार ने कहा इसको बंद करो। इसमें ये क्या कहानी चल रही है? लोग जहां 55 लीटर दे रहे हैं वहां 70 लीटर, 90 लीटर पानी का यूज कर रहे हैं और व्यर्थ जा रहा है। योजना का संदर्भ है, इस योजना के तहत 15,000 लीटर तक मुफ्त पानी उपभोक्ता को दिया जाता है। बंद करने का कारण कई उपभोक्ता पानी के मीटर बदलने या मीटर रीडिंग की प्रक्रिया में देरी कर रहे हैं। मीटर लगता है पानी का, पता होगा आपको, नए कनेक्शन लोगे ना तब आपको पता लगेगा। एक मीटर होगा, मीटर नंबर लगेंगे। सरकारी स्तर पर अतिरिक्त सब्सिडी और लागत का ये बोझ ही है। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में 55 LPCD यानी लीटर पर कैप्सिटा पर डे पीने का पानी और रेगिस्तानी इलाकों में 77 LPCD पानी माफ है। हर बिल कोनिया में माफ है, देख लो। अब इसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। सरकार कह रही है कि विचार करें इसको। अब बंद करे ना करे, कुछ जरूरी नहीं है, हो सकता है नहीं करेगी सरकार, लेकिन हमारे लिए प्रश्न बन गया मुख्यमंत्री राजनीर योजना। सभी राज्यों के महिला व बाल विकास विभागों का राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन कब व कहाँ होगा? जनवरी 2025 उदयपुर के। ठीक है, इतना याद रखना। और उसमें आंगनवाड़ी केंद्र है, पोषाहार, महिला बाल विकास से जुड़े मामले हैं, उनका मुद्दा उठाया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रख। बाकी भवन निर्माण और ये सारी राशि है, ये तो मांग होगी अभी। राजस्थान के किस जिले में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? राजस्थान के किस जिले में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक आयोजित की जाएगी? तो वो कहाँ की जाएगी? जैसलमेर में। इससे पहले जीएसटी भवन का उद्घाटन पूछ ले। जीएसटी भवन का उद्घाटन, जीएसटी काउंसिल भवन का उद्घाटन वित्त मंत्री ने उदयपुर में किया। वित्त मंत्री ने उदयपुर में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आई थी उदयपुर, उन्होंने उद्घाटन किया था। देश के अंदर जीएसटी का जो अध्यक्ष होता है वो वित्त मंत्री होता है। राज्य में SGST होती है, उसका जो राज्य देश की तरफ से जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है। थोड़ा ध्यान रखना। जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक 20 और 21 दिसंबर 2024 को कहाँ होगी? जैसलमेर में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत सभी राज्यों के वित्त मंत्री और कराधान सचिव। इंपॉर्टेंट। कई वस्तुओं का, जैसे कई वस्तुओं के टैक्स स्लैब में बदलाव में चर्चा हो सकती है, बाकी ये चर्चा हो सकती है।
हाल ही में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा अवार्ड किसे प्रदान किया गया? हाल ही में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो प्रियदर्शनी मिश्रा और यूसुफ मेवाती। ये समझ लो कि पेपर में छपेगा, छपने वाला प्रश्न है, छपने वाला क्वेश्चन। राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी कहाँ पे है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली की ओर से राजस्थान के 2 व्यक्तियों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा अवार्ड प्रदान किए गए। रंगकर्मी प्रियदर्शनी मिश्रा जयपुर को थिएटर में राइटिंग के लिए और यूसुफ मेवाती अलवर के मेवाती घराने को लोक संगीत में यह अवार्ड दिया गया। इस पॉइंट को नोट कर लेना। प्रियदर्शनी प्रिय है रंग, रंगकर्मी प्रिय बना देती है, रंग रंग सेट करके प्रिय बना देती है। ठीक है, कौन? मिश्रा, याद रखना, जयपुर की। और यूसुफ मेवाती मेवात से है, संगीत क्षेत्र से है, मेवाती घराने से, आराम से पढ़ सकते। इसके अलावा बसंत काबरा सरोद वादक, दौलतराम वैद्य एलाइट थिएटर आर्ट्स कला, गफरुद्दीन मेवाती बपंग वादक 2022 के लिए राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी, और मोइनुद्दीन खान सारंगी वादक 2023 के लिए राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं आपको बता देता हूँ। वो प्रश्न पूछेगा बसंत कामरा सरोद वादक, दौलतराम वैद्य एलाइट थिएटर आर्ट्स के लिए, गफरुद्दीन मेवाती बपंग वादक और मोइनुद्दीन खान सारंगी वादक। पक्के फिक्स है कि ये प्रश्न आपसे पेपर में पूछे। बूस्टर डोज देख लो। प्रियदर्शनी मिश्रा जयपुर की युवा रंगकर्मी है। प्रियदर्शनी मिश्रा के बारे में अगर कोई पूछ ले तो सम्मान नाटक लेखन के क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार, अभिनय और नाटक लेखन में ये सक्रिय है। चिल्ड्रन थिएटर में अपनी विशिष्ट पहचान बनाती है और प्रसिद्ध टॉक शो बतियन की गली जिसमें वे प्रदेश के प्रतिष्ठित कलाकारों से चर्चा करती है। याद रखना। डॉक्टर अमित मेहरा को किस देश में आयोजित वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? सऊदी अरब। जयपुर के हैं डॉक्टर अमित मेहरा। डॉक्टर अमित मेहरा, उनको सऊदी अरब में होने वाले वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट्स कॉन्फ्रेंस में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया और वो उत्तर भारत से चुने जाने वाले एकमात्र प्रतिनिधि। कॉन्फ्रेंस का विषय, इस कॉन्फ्रेंस में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सस्टेनेबल ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट के नए अवसरों पर चर्चा होगी। भोपाल में आयोजित इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? भोपाल में आयोजित इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण, खिलाड़ी भैया खिलाड़ी राजश्री राठौड़। भोपाल में आयोजित इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में राजश्री राठौड़ ने गोल्ड जीता। क्या जीता? गोल्ड। ठीक है। देश का सबसे बड़ा चित्ता कॉरिडोर किन राज्यों को जोड़कर बनाने की मंजूरी मिली है? देश का सबसे बड़ा चित्ता कॉरिडोर किन राज्यों को जोड़कर बनाने की है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और 3 राज्यों, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। है क्या चित्ता कॉरिडोर परियोजना? अब देख, परियोजना की स्वीकृति है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश ने देश के सबसे बड़े चित्ता कॉरिडोर के निर्माण की मंजूरी मिली। उन्होंने मंजूरी ली। तीसरा राज्य उत्तर प्रदेश। राजस्थान के 7 जिले, मध्य प्रदेश के 8 जिले और उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में लगभग 2000 किलोमीटर क्षेत्र को कवर किया। कितने? 2000 किलोमीटर। बैठक की जानकारी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के वन अधिकारियों ने रणथंभौर में बैठक ली। बैठक कहां हुई? ये पूछा जा सकता है। रणथंभौर। संरक्षण की योजना, मध्य प्रदेश के कूनों में पहले से बसे चित्ता संरक्षण कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए 25 वर्षों की योजना बनाई। अगले 25 साल की योजना। मध्य प्रदेश के कुन्नों से शिवपुरी से शुरू होगा ये कॉरिडोर, राजस्थान के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से होकर गुजरेगा और मध्य प्रदेश के गांधी सागर सेंचुरी तक कॉरिडोर फैला। ठीक है, ये बने। जयपुर की पूनम सपेरा ने हाल ही में कौन सी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है? जयपुर की पूनम सपेरा ने हाल ही में कौन सी प्रतियोगिता है में गोल्ड मेडल जीता है? 25वीं अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता। 25वीं अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता। पूनम सपेरा, जिला जयपुर है, राजस्थान पुलिस पाइप बैंड की ये थोड़ा सा ध्यान इंपॉर्टेंट है। असम में आयोजित 25वीं अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता हुई। पूनम सपेरा ने बेस्ट फीमेल कंडक्टर की श्रेणी में गोल्ड मेडल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाय के गोबर से बायोगैस बनाने के लिए किस स्थान पर सीबीजी प्लांट यानी कंप्रेस्ड बायोगैस का उद्घाटन किया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पथमेड़ा सांचौर। पथमेड़ा सांचौर में सीबीजी प्लांट का उद्घाटन, लोकार्पण स्थल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पथमेड़ा सांचौर राजस्थान में गाय के गोबर से बायोगैस बनाने के लिए सीबीजी प्लांट का उद्घाटन है। जरूर याद रखना पथमेड़ा कहां पे है, सांचौर। गोवर्धन अभियान, यह परियोजना गोवर्धन कचरे से कंचन अभियान का हिस्सा है जिसका उद्देश्य कचरे से बायोगैस का उत्पादन करना है। कंचन अभियान कचरे से संबंधित है, बायोगैस। गौशाला, पथमेड़ा की गौशाला श्री गोधाम महातीर्थ द्वारा संचालित विश्व की सबसे बड़ी गौशालाओं में से एक है। उत्पादन, इस प्लांट से प्रतिदिन 2 लाख टन से अधिक बायोगैस का उत्पादन होगा और इस सीबीजी प्लांट को एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से स्थापित किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भी घोटा लगा लेना इसके। ये होते हैं ना घोटे वाली क्लास, ये सारी घोटे वाली क्लास। लागत और क्षेत्रफल 25 करोड़ से ज्यादा लागत आएगा, को याद नहीं। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा प्रयुक्त ऑपरेशन गोडावन किससे संबंधित है? ऑपरेशन गोडावन, वैसे गोडावन हमारा राज्य पक्षी है, 1981 में इसको घोषित किया गया था राज्य पक्षी। 2013 में ग्रेट इंडियन बस्टर प्रोजेक्ट भी चलाया गया था, लेकिन ये गोडावन है टेबलेट आधारित परीक्षा। राजस्थान के राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड आलोक राज जी, अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष जरूर याद रखना, आलोक राज। ठीक है, तो प्रकाश फैला देते हैं सब में जब पेपर आता है। चयन बोर्ड ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से टेबलेट आधारित टेस्ट प्रक्रिया का परीक्षण किया। इस परीक्षण को ऑपरेशन गोडावन नाम दिया गया है। यानी ऑफलाइन में पर्चे लीक हो जाते हैं, बोले ऑनलाइन करवाएंगे। अब ऑनलाइन में तो सॉफ्टवेयर को हैक किया जा सकता है, पूरे सॉफ्टवेयर को हैक करके और पेपर चुराया जा सकता है। तो ये कर रहे हैं, ऑपरेशन गोडावन नाम दिया, पूरी प्रक्रिया कर रहे हैं। अभी सीबीटी के माध्यम से पेपर होगा तो कोई परिंदा भी इसको क्रैश न कर पाए, ये प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये थी नवंबर मंथ की इंपॉर्टेंट क्लास। आप इसे अच्छे तरीके से मेहनत करके बार बार देखें। इसकी पैनल पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम पे भी हो जाती है। और इस पुस्तक का तो आपको अध्ययन करना ही करना है, इस पुस्तक का अध्ययन करना ही करना है। ऐसे नहीं कि इस पुस्तक को नहीं पढ़ोगे। सारे विद्यार्थी इस पुस्तक को लाना, डेली वीकली मंथली पूरा बूस्टर देखने के बाद आपका दिमाग कितना याद रहता है इस पुस्तक को पढ़ने के बाद। तो वार्षिक अंक जनवरी से दिसंबर 2024 आ चुकी है। निरंतरता रखें, मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।